किधर थी मैडम कल? क्या हो गया? लवेरिया, मलेरिया? सुनाई दे रहा है। और जिस दिन हुआ ना, पॉइंट तो है लेकिन तुझे पता थोड़ी ना है। चलो गाइस, ओ गोवा रिटर्न। ऐसे लग रहा है सुबह को फ्लाइट लैंड किया इसका। अरे रे रे, लग नहीं रहा उसका उतरा है कल का। Okay, anyways, tell me, what did we complete yesterday? I guess we completed the principles of insurance, yes or no? Before we continue with the types of insurance, I'll give you a couple of minutes, guys. एक बार वापस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो पेज नंबर 68 and 69. Everyone, one of the more important answers, बोल। जो सैल्वेज बच जाता है, सैल्वेज का नहीं, इसने बोला था सैल्वेज मतलब जो भी कुछ बच जाएगा डैमेज के बाद, इफ द इंश्योरेंस कंपनी हैज पेड यू प्रॉपरली लाइक फॉर ऑल द डैमेजेस एंड ऑल, बट तो अगर कुछ अगर सैल्वेज बच जाता है तो दैट वुड बी फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू टेक। क्योंकि क्या होगा मालूम है, तेरे को पैसा मिल गया, सैल्वेज है लेकिन इट स्टिल कैरीज अ वैल्यू, तो वैल्यू प्लस द इंश्योरेंस क्लेम ऐड करेगा तो तेरा बेनिफिट होगा ना। इंश्योरेंस से बेनिफिट कभी नहीं होता। लॉसेस कवर करना है करना, प्रॉब्लम नहीं है, समझा? एग्जाम्पल पढ़ना, वो बाइक वाला था ना, बेस्ट एग्जाम्पल है उसमें। फास्ट एवरीवन, महिला मंडल फास्ट। फास्ट फास्ट। Done? Causa proxima. So whenever the company is wanting to give you compensation, it will not give compensation on the basis of what you have claimed. उन लोग क्या करेंगे, उन लोग पूरा चेक वेरीफाई करेंगे एंड दे विल गो टू द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द लॉस, मतलब जो एग्जैक्ट रीजन है कि हाँ भाई ये चीज से लॉस एंड डैमेज हुआ है, एंड इफ द कंपनी इज कवरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डैमेज या फॉर दैट पर्टिकुलर कॉज ऑफ द लॉस, ओनली देन दे विल पे यू द कॉम्पनसेशन। मतलब तूने अगर फायर इंश्योरेंस लिया, ठीक है, सॉरी थेफ्ट इंश्योरेंस लिया, तेरे घर पे चोर है, चोरी करके गया लेकिन उसके बाद आग लगा के गया, तो whatever you have lost via the theft, that would be compensated. But if that banda has ignited the fire, the company is not going to pay you for that because they don't cover it. नेचुरली आग लगे या कैसे भी आग लगे, आग का तो मैंने इंश्योरेंस दिया ही नहीं है ना, समझा? या उल्टा, तूने अगर फायर इंश्योरेंस लिया है और वो यू नो ही इज अ थीफ एंड ही इज टेकन ऑल द थिंग्स और थोड़ा जला भी दिया, तो जला वाला चीजों का पैसा मिलेगा, बट इफ यू हैव टेकन समथिंग ही इज नॉट गोइंग टू पे यू फॉर दैट ना, ऑब्वियसली। राइट? डन? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में इतना सुस्त आवाज आ रहा है यार, क्या सब लोग पब्लिक पहला बीके था फिर भी इतना सुस्त? अच्छा, सर का नंबर बायाट है मेरे को, ठीक है। हाँ हाँ राइट यार, ओके। तो ऐसा एंथू दिखता ही नहीं है किसी में यार, ये देख, है ना?
हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए तू यार, पढ़े दे देखो देख। हाँ। ये बढ़िया था यार। चलो जाने दो, इसमें अंतु बड़ा रहता है लोगों का। बक बक करना, भसड़ करना तो तुरंत अलग से उन लोग का ये चालू हो जाता है। तीसरा किधर है तुम्हारा? इसके लिए नीचे क्या, 10 मिनट रुक जा। नहीं लगा तो फिर मेरे को ही लगेगा। तुम सबसे पहले, मैं चालू करूंगा। ओके चलो, गोइंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस गाइस। 3 टाइप के इंश्योरेंस है मेजर जो अपन ये चैप्टर में पढ़ने वाले, दैट इज लाइफ, फायर एंड मरीन। ओके, तो सबसे पहले अपन कौन सा करेंगे? लाइफ इंश्योरेंस, बरोबर है। नाउ एक चीज समझ लो गाइस, वेन एवर यू आर टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस, इट इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर द वर्स्ट कंटिजेंसी इन लाइफ, दैट इज डेथ। ओके, प्लीज मेरे को ना एक भी जना के मत पूछना सर बस मरने वाला रहेगा, एकदम वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट हो गया, या बस लास्ट सांसें चल रही है उसकी, भाई मत। लाइफ इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, बरोबर है। जैसे ही इंसान मर जाता है उसके बाद की बातें करो, ठीक है? डेथ, नियर डेथ नहीं। ओके सर वो सुसाइड किया, बस एक वर्स्ट फॉर्म में बोला था, वो ऊपर से नीचे कूद रहा है और कूदने के बीच में उसने इंश्योरेंस लिया, तो मतलब क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो यार? है ऐसे होते कलाकार, ठीक है? सर वो इंश्योरेंस लेके जस्ट ऑफिस से निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब क्या सिचुएशन क्रिएट करते हो यार? क्या? ये देखो बोलती है मेक सेंस, बस ऑफिस से निकला, ऊपर से बिल्डिंग से वो कुछ गिरा, क्या फाइनल डेस्टिनेशन चालू है? एग्जैक्टली, थैंक्स। हार्ट अटैक में इतना पैसा गया मेरा, ओ माय गॉड। इसके लिए मैंने बोला मत ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो। पेपर बन गया, डॉक्यूमेंट बन गया, पेपर रेडी हो गए, इंश्योरेंस क्लेम, आई मीन इंश्योरेंस तुमको। कंपनी क्या करेगा मालूम है? साइन करने के बाद ही वो पेपर खुद खा जाएगा, ये तो हुआ ही नहीं है साइन। कुछ भी बोलते हो यार, समझा? होने के लिए तो अभी ये हो गया तो कुछ भी हो सकता है। सर पीछे क्यों बेटा? गलत बात है, दूसरा किधर है? हाँ ये ठीक है, फिर भी इधर बैठा है चलेगा। चलो एनीवेज, ओनली फॉर टुडे। हाँ बेटा, लास्ट लेक्चर है, मतलब वेकेशन के पहले वाला, तो इसके लिए मैं बोला ठीक है इतना। इतना इमोशनल हर्ट हुआ क्या तुम लोग को? guys relax, see, listen everyone, listen। मेरा ऐसा मानना है ना, जो मिले वो ले लो, मत लो। आना, कल आना प्लीज, मैं ही लगता हूँ लेक्चर। मैं रखेगा, तू आएगी पक्का ना? आ जा। कितने बजे? 7 बजे? ये सो नो? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 6:30 बजे भी ले लूँ लेक्चर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लीप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। किसके? पता है इसके लिए ना, आई रेयरली गेट ड्रीम्स, बिकॉज मालूम है कि रियलिस्टिक तो होते नहीं है। करोड़पति बन गए तो वो ड्रीम नहीं हुआ ना, वो रियलिटी हुआ ना, देखो ही क्यों। देखो देखो तुम देखो, 4:30 5। मतलब बेरोजगार तो हूं नहीं। Our prime minister only sleeps for 4 hours, honestly।
उनको देश चलाना है सर, उनको नींद कम है तो ठीक है. योर बॉडी नीड्स सफिशिएंट स्लीप, वो स्लीप साइकिल समझ में आ जाता है. नहीं सोते. हाँ मतलब तेरे को लगता रहेगा ना गाड़ी में जब ऑफिस जाते रहेंगे बीच में झपकी मार लिया, या मेट्रो में गए आधा घंटा सो गए. नहीं, ही डजंट स्लीप. पहले से ही आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं खुद को चमाट मारूं. नहीं, फिर मैंने सोचा कि जाने दे. अग्रीड. गांव गांव वालों के साथ तुम अग्री मैं नहीं कर सकते हो. चलो भाई, मेरे को इंश्योरेंस लेना पड़ेगा अभी. एनीवेज गाइस, लाइफ इंश्योरेंस कौन सा है? टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. सबसे पहले होल लाइफ पॉलिसी. ना मैंने से होल लाइफ पॉलिसी मतलब इसमें क्या है मालूम है? यहाँ पे आप कंपनी को कमिट कर रहे हो कि जितने दिन तक, जितने महीने तक, जितने साल तक मैं जिंदा रहूंगा, ओके, आई विल पे प्रीमियम. आई विल कंटिन्यूसली पे प्रीमियम टिल द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ. जैसे ही तुम्हारा डेथ होगा, ऑब्वियसली द पॉलिसी विल कम टू एन एंड. द डिपेंडेंट्स ऑफ योर फैमिली आर गोइंग टू गेट द कॉम्पनसेशन. बरोबर है? जो भी सम अश्योर्ड रहेगा, जो भी कंपनसेशन रहेगा, प्लस बोनस, प्लस जो भी तुम्हारा अक्यूमुलेट होता है, वो सब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स को मिल जाएगा. मतलब कहीं ना कहीं एक चीज इसमें क्लियर हो जाती है कि होल लाइफ पॉलिसी में यू आर नेवर गोइंग टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. आर यू? नो. यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली मेंबर्स के इन केस ऑफ एन अनटाइमली डेथ, एटलीस्ट योर फैमिली मेंबर्स कैन गेट अ गुड सम अश्योर्ड. यस और नो? योर डेथ इज ऑब्वियसली एन इनकंसोलेबल, क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी, बट जो भी है, if you want to practically continue with your life, so yeah, this monetary support what you're going to get post your whole life policy is going to give your family members and your dependents a kind of a stability in their personal life. बरोबर है? सेकंड इज एंडोमेंट पॉलिसी. ये इसका क्लासिक एग्जांपल यही बनता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. मतलब इसमें ना एक टेन्योर डिसाइड होता है. टेन्योर मतलब से फॉर एग्जांपल मैडम ने लिया इंश्योरेंस, ठीक है, फॉर अ स्पैन ऑफ 30 years. सो व्हाट शी डिड इज शी कमिटेड 30 years का प्रीमियम पेमेंट. ओके, अब सिंपल चीज है, इन 30 years के अंदर अगर ये जमा हो जाती है तो इसके घर वालों को पैसा मिलना ही है. ऑब्वियस है, सम अश्योर्ड इज गोइंग टू बी गिवन टू हर. इधर इधर बेटा, लेक्चर इधर चालू है. ओके, क्या होगा? इसके डिपेंडेंट्स को पैसा मिल जाएगा, इस घर वालों को पैसा मिल जाएगा. बट सपोजिटली इफ शी इज कंप्लीटिंग दैट टेन्योर ऑफ 30 years, तो जो भी सम अश्योर्ड प्लस नॉन क्लेम बोनस वगैरह रहेगा. नॉन क्लेम क्यों? बिकॉज ये जिंदा है और घर वालों ने पैसे मांगे नहीं, ऑब्वियस है. तो वो सब ऐड होके इसको बेनिफिट्स मिलेंगे. मतलब इसमें कैसा है मालूम है? इफ यू आर देयर, you are going to enjoy the benefits post the completion of that policy. If you aren't there and if you have a tragic death, obviously your family members are going to get the benefits of it. यहाँ पे ना प्रीमियम जो रेट रहेगा ना वो चेंज होते रहता है एज एन हाउ यू ग्रो. समझो आज ये बंदी 20 साल की है, ठीक है, 30 साल का पॉलिसी लिया, तो इन द डाइंग स्टेजेस ऑफ द पॉलिसी तो शी इज ऑल्सो गेटिंग ओल्ड, 45, 47, 50 तक ये भी पहुंच रही है. तो ऑब्वियसली यू आर स्टार्टिंग टू अट्रैक्ट सर्टन प्रॉब्लम्स विथ योर लाइफ. सो पॉलिसी का वैल्यू, जो प्रीमियम का वैल्यू रहता है ना, वो बढ़ते भी जाता है. ओके, एंड इसमें मैं बताऊं, एंडोमेंट पॉलिसीज आर मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. इसमें ना जितना पैसा प्रीमियम में देते हो और जितना आपको पैसा मिलता है ना सामने, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस, आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा नहीं, ठीक है. बट ये यही है कि लाइफ टाइम तक तुमने पैसे सेव किए, या तो खुद के लिए या तो फैमिली के लिए. खुद के लिए कब तक? जब तक तुम अगर जिंदा हो. तो बेस्ट है कि 50 के बाद में भी हर इनकम अर्निंग कैपेसिटी इज गोइंग टू रिड्यूस, तो शी विल हैव अ गुड चंक ऑफ मनी पोस्ट 30 years, तो शी कैन एंजॉय हर लाइफ. अगर अनटाइमली डेथ हो जाता है तो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स विल हैव अ स्टेबल लाइफ पोस्ट हर डेथ. समझा कि नहीं समझा? तो पहले और इसमें फर्क इतना है कि पहले वाले में यू आर नेवर गोइंग टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी. इट्स ओनली दैट यू हैव कमिटेड टू द कंपनी कि जितने भी साल मैं जिंदा हूं उतने साल तक मैं प्रीमियम पे करूंगा. इसमें एक टाइम टेन्योर होता है जिसमें या तो शी इज गोइंग टू एंजॉय और हर फैमिली मेंबर्स आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स. बरोबर है? नेक्स्ट इज टर्म पॉलिसी. टर्म पॉलिसी मतलब यहाँ पे जो टर्म है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म है. बहुत लॉन्ग टर्म मतलब 40, 35, 40, 45 ईयर्स तक इंसान लेता है. एंड टर्म पॉलिसीज आर जनरली स्टार्टेड बाय यंगस्टर्स एट अ वेरी यंग एज. यंगस्टर्स इसके लिए यंग एज में स्टार्ट करेंगे. मतलब मैं ऑनेस्टली अगर तुम लोग को बताऊं ना, तो तुम लोग को पोस्ट योर 18 years, घर वाले करे कि ना करे, तुमको तुम्हारे लिए ना टर्म इंश्योरेंस लेना ही है, से फॉर एटलीस्ट अ टेन्योर ऑफ 40 years. मैं बताता हूं क्यों, इसका बेनिफिट क्या है. टर्म इंश्योरेंस में ना सबसे कम प्रीमियम रहता है. द प्रीमियम रेट इज द लीस्ट व्हेन इट कम्स टू टर्म इंश्योरेंस. And the best part is, for the next whatever years you have taken the policy, that the value or the premium value will never change.
मतलब अभी भी अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह देखोगे या तुम टेलीविजन में ऐड वगैरह देखते हो ना, पॉलिसी बाजार ये वो, तो उसमें आता है 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस फॉर अ प्रीमियम एज लो एज 600 700 800 रुपीज अ मंथ, विच इज नॉट इवन 10,000 रुपीज अ ईयर. 1 करोड़ का पॉलिसी फॉर 40 years, एंड द प्रीमियम वॉट यू आर पेइंग इज नॉट इवन 10,000. तुम कैलकुलेट करो तो तुम 4 लाख रुपए भी नहीं भर रहे हो, और उसके लिए तुमको कितना मिल रहा है? 1 CR. तुमको नहीं मिल रहा, तुम्हारे घर वालों को मिल रहा है. मतलब अनफॉर्चुनेटली इन द नेक्स्ट 40 years यू हैव अ ट्रैजिक डेथ, तो घर वालों को सीधा 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा. बट अगर तुमने 40 years का टेन्योर कंप्लीट किया तो कुछ नहीं, तुम तुम्हारे रास्ते, कंपनी कंपनी के रास्ते. बरोबर है? समझा कि नहीं समझा? यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सिंगल पेनी, ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 40 years. बट उसके बीच में अगर तुम्हारा अनटाइमली डेथ हो जाता है तो घर वालों को इतना पैसा मिलता है. और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इफ यू आर so concerned with your family members, obviously every one of you should have a term insurance of at least 2 to 5 CR. क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो. Supposedly, let us be very hypothetically sad here. Okay, say तेरा, if she unfortunately, touch wood नहीं होना चाहिए, but unfortunately if she has a tragic death at the age of say 35-40, बच्चे छोटे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली एक फैमिली मेंबर्स की तरफ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. एंड अकॉर्डिंगली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर 2 से 5 करोड़ का अगर पॉलिसी है ना, तो घर वालों को उतना पैसा मिलेगा सो दैट जो इसका सपोर्ट होने वाला था फैमिली मेंबर्स की तरफ, बच्चों की तरफ और अदर मेंबर्स की तरफ, दैट मनी कैन सेटिस्फाई दैट. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ह्यूमन लॉस इज इनकंसोलेबल, उसका रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है. The next best thing what you can do for your family stability and the family's welfare is the monetary support. तो ये तुमको होल लाइफ पॉलिसी, आई मीन टर्म इंश्योरेंस करके देगा. और मैं बोल रहा हूँ ना, बेस्ट पार्ट है उसका प्रीमियम सबसे कम होता है, एंड इट नेवर चेंजेस. इवन इफ शी इज एट द एज ऑफ 59, 1 साल के बाद उसका पॉलिसी मेच्योर भी होने वाला है, तो 59 के एज पे भी उसको पॉलिसी का वैल्यू, जो प्रीमियम वैल्यू रहेगा, सेम ही रहने वाला है. समझा? एंडोमेंट वगैरह में मैंने क्या बोला, इट विल चेंज एज एन हाउ यू ग्रो ओल्ड, एज एन हाउ यू स्टार्ट टू एसोसिएट सम डिजीजेस और सम प्रॉब्लम्स विद योर हेल्थ, इट विल चेंज. टर्म में कभी चेंज नहीं होता. एम आई क्लियर? ऑल ऑफ यू समझा? नेक्स्ट, एन्युइटी पॉलिसी. ये पॉलिसी ना ज़्यादातर लोग है ना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जो प्रीमियम पे करते हो ना, लमसम में पे करते हो. यू पे द प्रीमियम इन लमसम, ठीक है, एक साथ पूरे साल का, या मे बी यू कमिट कर रहे हो अगले 5 साल तक इतना इतना प्रीमियम है, मैं एक साथ भर रहा हूँ, ठीक है. और उसके बाद आगे के थोड़े साल तुम प्रीमियम नहीं पे करते हो. मतलब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ. सो वन ऑफ द पॉलिसीज विच आई हैड कम अक्रॉस सम इयर्स बैक, तो उसमें क्या सीन था मालूम है? उसमें ऐसा सीन था कि तुम्हें पॉलिसी लो फॉर अ टेन्योर ऑफ से 15 years, ओके, बंदा 40 साल का है, 15 years के बाद उसकी एज क्या रहेगी? 55, नियरिंग रिटायरमेंट, ओके. अभी एटलीस्ट जो अर्बन एरियाज में अपन रहते हैं, मुंबई वगैरह के जगह पे अपन रहते हैं, तो यहाँ पे ना अपनी रिस्क लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. मीन्स आई हैव सीन पीपल डाइंग एट अ यंग एज ऑफ 40, 45, 50, 55. बहुत यंग एज है, दैट्स नॉट द एज टू डाई. एंड ये ना इस सबसे बोलते हैं ना वर्स्ट एज होता है डेथ का, बिकॉज फैमिली. सी, डेथ एनी टाइम इज बैड, ऑफकोर्स, वो तो सबको मालूम है. बट इफ समवन डाइंग यंग ना, ठीक है, यंग मतलब 25-30 में जब कोई जमा होता है ना, तो स्टिल द फैमिली मेंबर्स हैव सम बिट ऑफ होप एंड ऑप्शन ऑफ सम अदर ऑल्टरनेटिव. 30, 35, 40 वाले जो एज वाले, 45 वाले रहते हैं ना, बहुत हालत खराब होती है फैमिली वालों की. थिंक अबाउट दैट वाइफ, 10-15 साल हुआ है शादी को, बच्चे 10-12 साल के हैं, अभी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड ये जो होता है ना, जहाँ पे योर एक्सपेंसेस स्टार्ट टू इंक्रीज एंड योर इनकम अर्निंग कैपेसिटी स्टार्ट्स टू डिक्रीज, है कि नहीं? आई हैव अ फैमिली विच आई नो, उनके साथ मेरा एसोसिएशन हो गया इज थ्रू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, जिसमें पता चला हर डैड हैड अ ट्रैजिक डेथ एट द एज ऑफ 37 एंड शी वॉज ओनली 5-6 years ओल्ड. एंड वर्स्ट क्या मालूम है? अपनी इंडियन सोसाइटी का मेंटालिटी क्या मालूम है? ऐसा अगर कुछ हो जाता है ना, ना ही तुम्हारी इमीडिएट फैमिली, ना ही तुम्हारी इन लॉज की फैमिली कभी तुमको सपोर्ट नहीं करती है चीज़ में. मतलब डेथ वॉज नॉट इन योर हैंड्स, होता वो तो तेरे नसीब है, तू तेरे बदनसीब हमारे घर पे मत लेके. अरे काय चल रहा है? अगर सब कुछ नसीब पे चलने वाला होता ना, तो भाई आई गेस थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. अब ऐसा होगा ना कि वो टाइम जो उस बंदी के मॉम ने जो फाइट किया,
ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी. 2 बच्चों को संभालना, ओके, यंग बच्चे, 6-8 साल 10 साल के बच्चे, ठीक है, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं. तो ऐसे सब टाइम में ना, इफ यू हैव एटलीस्ट एक मॉनेटरी तुम्हारे पास सपोर्ट होता है ना, तो तुम पूरी दुनिया लड़ सकते हो. और तुम्हारे पास मॉनेटरी सपोर्ट नहीं होता ना जब, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाती है. यू कांट गिव गुड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, यू कांट सेटिस्फाई ऑल द नीड्स एंड वांट्स. तुम्हारे पर्सनल भी खुद के तो ड्रीम्स होंगे ना यार. मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम आज इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड, तुम बोलते हो मैं इतना पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, सो दैट आई हैव अ बेटर लाइफ. मे बी 25 के बाद आई वॉन्ट टू सेटल इन लाइफ. तुम 25 से 30 तक पहुंचे नहीं पहुंचे, 35 तक पहुंचे नहीं पहुंचे, और उसमें तुम्हारा ये हालत हो जाता है. तो तुम सोच रहे हो कि द रीजन वाई यू वर्क सो हार्ड एंड यू टुक सर्टन डिसीजंस वाज यू वांटिंग अ बेटर लाइफ फॉर योर सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ. उसमें तुमको ये सब स्ट्रगल करना पड़े, कितना प्रॉब्लम होता है, हाँ या ना. सो ऐसे सब टाइम्स में ना गाइस, ये इंश्योरेंस बहुत काम आता है. सपोज मैं वही बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर 40 ईयर्स का तुम्हारा एज है, ठीक है, अच्छा तुम्हारे पास अच्छा खासा इनकम अर्निंग कैपेसिटी है, अच्छा खासा इनकम अर्निंग कैपेसिटी है, तो तुम एक साथ प्रीमियम पे कर सकते हो. ये एज में मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तुम एक साथ मेरे को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए प्रीमियम पे करो. बट एट द एज ऑफ 40 यू वुड हैव गुड अमाउंट ऑफ इनकम प्लस एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम. अब मैं बोलूंगा तुम एक साथ लाख रुपए मेरे को 1 साल का पे करो, दैट विल कंटिन्यू से फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स. उसके बाद प्रीमियम ही मत भरो. मे बी जब तुम रिटायर हो गए ना, या 60 हो गए, या 15 ईयर्स खत्म हुआ है, 20 ईयर्स खत्म हुआ, आई विल गिव यू अ लमसम मनी अलॉन्ग विथ बोनस. क्यों? बिकॉज ये 10 साल तुमने प्रॉपर प्रीमियम पे किया, उसके नेक्स्ट 10 साल ना तुमने कुछ मांगा ना हमने कुछ मांगा, बरोबर है, तुम भी जिंदा हो, तुमने क्लेम भी नहीं किया, तो कंपनी तुमको बोनस के साथ ये पैसा रिटर्न करता है. समझा? एंड ये कब काम आता है, वही मैं बोल रहा हूँ कि 60 तो समझ लो मोटा मोटी तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया, अब तुमको इनकम अर्न नहीं करना, अब ये पैसा लो, इसे तुम एंजॉय करो अपनी लाइफ. समझा? तुम उसमें पढ़ोगे ना तो वैसे ही दिया हुआ है. सी दिस इंश्योरेंस, आई मीन द इंश्योर्ड हैज टू पे द प्रीमियम इन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड. मैं बोला ना 5-10 साल तुम पे करो, लाख का, साल का लाख 1.5 लाख रुपए एक साथ तुम पे करो, एक एक साल 10 साल पे किया, उसके 10 साल बाद में पे ही मत करो ना, खत्म, कुछ नहीं. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, इफ यू आर अलाइव, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट द मनी फॉर योरसेल्फ टू एंजॉय. बट उसके बीच में अगर तुम्हारा डेथ हो जाता है टाइमली, तो फैमिली मेंबर्स को मिलेगा. बट इसमें इतना ही कि यू नीड टू हैव द कैपेसिटी टू पे द इंटरेस्ट, आई मीन द प्रीमियम इन लमसम. वो सब में नहीं होता. इसके लिए ज्यादातर लोग हैं ना, इसको पोस्ट 35-40, जब उनके पास एक स्टेबल इनकम होता है, एक स्टेबिलिटी होती है, बरोबर है. ये एज में तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ना कि बाकी सब खर्चे निकालो, तुम पहले मेरे को एक साथ लमसम में 1-1.5 लाख रुपए पे करो. अरे पगार ही इतना नहीं है अपना. समझा? राइट नाउ किधर गया? सो द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक अ स्पेसिफिक सम पीरियडिकली आफ्टर अ स्पेसिफिक डेट ऑनवर्ड्स, ईदर फॉर लाइफ और फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स. अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है, समझो 60 के बाद तुम जिंदा हो, चलो अब थोड़ा थोड़ा बोनस लो, नॉन क्लेम बोनस लेते जाओ. तुमको सम एश्योर्ड नहीं दे रहा हूं, बस बिकॉज तुम जिंदा हो तो तुमको दे रहा हूं. मैं बोलूंगा ये पॉलिसी में ऐसा था, 10 साल प्रीमियम करो, उसके बाद 10 साल कुछ नहीं, उसके बाद हर साल मैं तुमको इतना इतना पैसा देते रहूंगा, इधर फॉर लाइफ और इधर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो करते हैं लोग, बहुत जन करते हैं ये. समझा? और अगर डेथ हो गया तो लम सम जो सम एश्योर्ड है वो तो फैमिली मेंबर्स को मिलना ही मिलना है. पर इसमें तुम खुद भी तो एंजॉय कर पा रहे हो ना, इफ यू आर सस्टेन फॉर दैट मेनी ईयर्स. बरोबर है. नेक्स्ट इज मनी बैक पॉलिसी, सिमिलर टू एन्युइटी. पर इसमें कैसा है, मनी बैक में ना 3-4 टेन्योर ही फिक्स होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, ऐसा 10 12 15 20 ऐसा है, उतने टाइम के लिए होता है. एंड वही है, इतने साल तक तुम प्रीमियम पे करो, तुमने क्लेम नहीं किया, तुम जिंदा हो, तो थोड़ा थोड़ा पैसा तुमको मनी बैक मिलते जाएगा फॉर बोनस. मीन्स तुम जिंदा हो ना, यू पेड प्रीमियम फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स, हाँ या ना, तुम जिंदा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमको थोड़ा थोड़ा पैसा मनी बैक के नाम पे मिलता जाएगा. सी money back policy provides a regular percentage of the sum assured during the lifetime of the policy and also guarantees the benefits of full payment after at the time of death. मतलब 10-12 साल मैंने पे किया, ठीक है, देखो नीचे लिखा है 10 years 12 years 15 years 20 years या 12 15 20 25, उतने साल तक का तुम्हारा पॉलिसी था, तो उतने साल तक तुमने प्रीमियम पे किया, तुम जिंदा भी हो. उस जैसे वो समझो 15 साल वाला लिया, 15 साल खत्म हुआ, 16वें साल से तुमको थोड़ा थोड़ा पैसा तुमको बोनस में मिलता है. एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द टाइम यू आर अलाइव, एंड एट द डेथ तुम्हारे घर वालों को पूरा का पूरा सम एश्योर्ड. समझा? समझा कि नहीं समझा? ये भी एक क्लासिक एग्जांपल होता है ना, साथ भी बात भी, जब तक हो तब तक तुमको मिल रहा है, तुम एंजॉय कर रहे हो आफ्टर दैट स्पेसिफिक पीरियड, एंड वंस यू हैव डाइड योर फैमिली मेंबर्स विल गेट द सम एश्योर्ड. एंड एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जो भी तुमको बोनस मिल रहा है ना टिल द टाइम यू आर अलाइव, दैट इज नॉट गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम योर सम एश्योर्ड, वो तो अलग ही है. दिस इज जस्ट अ बोनस दैट यू आर गेटिंग फॉर नॉन क्लेम. क्लेम नहीं किया ना तुमने, तुम जिंदा हो तो तुमका इसका मजे लो. बरोबर. नेक्स्ट, चाइल्ड इंश्योरेंस बेस्ट है ना.
बहुत लोग अभी ना इसको अवॉइड करते हैं. पहले बहुत चलता था, बहुत मतलब 90s और 2000s में नहीं बहुत चलता था. बच्चा पैदा हुआ ना तो बड़े जो घर के बुजुर्ग होते थे ना, अरे हमारे घर पे बच्चा हुआ, हमारे घर पे बेटी हुई, तो गिफ्टिंग समथिंग टू देम इन द नेम ऑफ गोल्ड एंड ऑल उन लोग ने छोड़ दिया. उन लोग ने क्या बोला मालूम है अपन क्या करते हैं? इंश्योरेंस दे देते हैं. 20-25 साल वाला चाइल्ड इंश्योरेंस स्टार्ट करके दे देते माँ बाप को, चलो हमने स्टार्ट करके दे दिया, अभी तुम इसका प्रीमियम भरते रहना. अब इसमें सीन क्या है मालूम है? इमेजिन यू वेर से 1 ईयर, तब तुम्हारा इंश्योरेंस चालू हुआ, ठीक है, फॉर अ टेन्योर ऑफ से 20 years, ठीक है, स्टार्ट हुआ. प्रीमियम अमाउंट बहुत कम होता है क्योंकि बच्चे हैं ना, उनको कौन सा ही थ्रेट होगा. लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल हियर. अब वॉट एवर द प्रीमियम अमाउंट वॉज, द सम एश्योर्ड से वॉज 2 CR, 2 करोड़ का सम एश्योर्ड है, जो जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा, मतलब 20 साल खत्म हो जाएंगे ना, तब उसको मिलना ही है ये तो. ओके नाउ, अब इसमें मजे का बात क्या मालूम है? सपोजिटली इफ द पेरेंट्स हैव पेड प्रीमियम टिल नेक्स्ट 15 years, मतलब 75% ऑफ द टेन्योर और प्रीमियम तुमने पे कर दिया है, 20 में से 15 साल तुमने पे किया, बरोबर है. बच्चा कितने साल का है? 16 साल, 12th खत्म. अब बच्चा बोलता है मेरे को बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए. बाहर जाना मतलब कम से कम 20-25 लाख का खर्चा, इमेजिन करो अभी के टाइम में, राइट? तुमने ऑलरेडी 75% प्रीमियम पे कर दिया है टू द पॉलिसी, राइट? अब सम अश्योर्ड कितना था? 2 CR. तुम कंपनी को जाके बोल सकते हो कि इस 2 CR में से मेरे को 10% निकालना है, मतलब 20 लाख रुपीज. 75% प्रीमियम पेड, नाउ यू आर जस्ट वांटिंग एन कॉम्पनसेशन ऑफ 10%. कैन यू डू दैट? ऑब्वियसली यू कैन. 20 लाख ले लो, बच्चे का पढ़ाई हो जाएगा बाहर जाके 2-3 साल. पॉलिसी चालू है, बच्चा भले बाहर है. अब तुमने समझो 18 साल पे कर दिया, मतलब मोटा मोटी 90% हो गया तुम्हारा, 90% ऑफ द प्रीमियम पेड. बच्चा 3 साल के बाद वापस आ गया, 4 साल के बाद वापस आ गया. अब बोलता है यहाँ पे मेरे को स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप के लिए मेरे को 20-30 लाख रुपया चाहिए. नाउ कैन यू गो बैक टू द कंपनी एंड से कैन आई टेक अनदर 10% फ्रॉम द सम अश्योर्ड? 20 लाख रुपया निकाल लो. अभी तुम्हारे पॉलिसी में से 1,60,00,000 तो फिर भी पड़ा है, बरोबर है? तुमने 20-20 करके 2 बार विड्रॉ किया. दिस इज पॉसिबल. एंड वंस यू विल कंप्लीट द 20 years, यू कैन गेट द रिमेनिंग मनी. इसमें जो तुम निकाल रहे हो ना, वो कोई बोनस नहीं है, तुम तुम्हारे सम अश्योर्ड में से माइनस कर रहे हो. बट सच पॉलिसीज वर्क. एंड ये मैं बताऊं, ये सबसे ज्यादा कब काम होता है? होता है यार, कभी भी ट्रेजेडी हो सकता है. बच्चे 10-12 साल की उम्र में, 15 साल 20 साल की उम्र में अगर समझो अनफॉर्चुनेटली अगर उनका डेथ हो गया, दोज चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू बिकम द बैकबोन ऑफ द फैमिली एंड द सपोर्ट टू द पेरेंट्स, आज वो नहीं है तो दुनिया का सबसे बड़ा पेन यही होता है मालूम है, जब माँ बाप को अपने बच्चों की अस्थियाँ उठानी पड़े. सबसे वर्स्ट होता है वो. होता है, हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, ठीक है. इट इज वर्स्ट टू सी समवन डाइंग सो यंग. एंड वो भी ट्रैजिक होता है. सी, किसी किसी का लिखाया हुआ रहता है कि सम पीपल हैव सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटीज या इश्यूज, वो तुम यू कैन डाइजेस्ट दैट. बट जब ये ट्रैजिक डेथ्स होती है ना यंग वाली, वर्स्ट होता है वो. समझ में आ रहा है? एट दैट टाइम ये पॉलिसीज अगेन इनकंसोलेबल प्रॉब्लम है, लेकिन एटलीस्ट द मनी कैन गिव अ अश्योरिटी टू द फैमिली एंड द पेरेंट्स. मेरा एक स्कूल फ्रेंड था, ही डाइड व्हेन वी वर इन 12th स्टैंडर्ड. उसको बुखार आया, बुखार आके आई थिंक फीवर ब्रेन में चले गया. एंड सैटरडे को उसको एडमिट किया फोर्टिस में, तभी वॉकआउट था, नाम अलग था उसका. मंडे मॉर्निंग ही डाइड. मतलब सैटरडे सुबह को तो हम लोग स्कूल में थे. तूने तूने मेरे को बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं नहीं तूने नहीं, सॉरी. वर्स्ट यार. वेरी सैड. है? कैसे? इतना छोटा एज में पॉसिबल ही नहीं. क्या हो गया बेटा? एक काम कर, खाली है ना, मैम को बोल दे. एंड वंस यू रीच होम जस्ट मेक श्योर यू कॉल बैक, मतलब यू आर सेफ. ओके, है कि नहीं? सो दैट्स रियली पेनफुल, दैट्स रियली बैड. तो अगेन चाइल्ड इंश्योरेंस है ना, ऐसे टाइम में बहुत काम आता है. समझा? नेक्स्ट इज
बोलने का जरूरत है? तुम पता है गर्ल्स, कब तक तुम इसका प्रीमियम पे करते हो? रिटायरमेंट का एज नहीं है, रिटायरमेंट तक प्रीमियम पे करते हो। मतलब रिटायरमेंट का एज 58 59 है, यू आर नॉट गोइंग टू पे प्रीमियम टिल 58 59। यहाँ पे वो टाइम नहीं है। जब तक तुम रिटायर नहीं होते हो ना, जब तक तुम्हारी इनकम अर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है, या नो वरीज, टेक केयर, ओके। बट जिस दिन तुम रिटायर हुए, तुम्हारी इनकम अर्निंग कैपेसिटी खत्म, पॉलिसी का प्रीमियम पे करना खत्म, और फिर तुमको पैसा मिल जाएगा। इसमें भी अगेन वही है, रिटायरमेंट है ना, तो तुमको क्या मिलते जाएगा? समथिंग कॉल्ड एज पेंशन टिल द टाइम यू आर अलाइव, और डेथ के बाद घर वालों को सम अश्योर्ड। समझा? समझा? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। वर्ष है, भी लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैं वो बोल रहा था ना, चाइल्ड इंश्योरेंस अभी लेके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जितना पैसा तुम इसमें प्रीमियम में डाल रहे हो ना, उतने ही वैल्यू का तुम अगर म्यूचुअल फंड्स भी खरीद लो ना, द वैल्यू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर 20-25 years इज एस्टॉनिशिंगली वेरी हाई कंपेयर टू द सम अश्योर्ड ऑफ सच पॉलिसीज। इसके लिए भी बंदों ने बंदी कर दिया उस, या तो कुछ नहीं, मैं सच बताऊं, जितना तुम प्रीमियम का पैसा डाल रहे हो ना हर साल चाइल्ड इंश्योरेंस में, उतने ही वैल्यू का तुम गोल्ड खरीदना स्टार्ट करो बच्चों के लिए। मजाक नहीं करो, तुम्हारा शादी फ्री हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। मैं तुमको सिंपल कैलकुलेशन देता हूं। 2015 में 10 इयर्स का अपन कैलकुलेशन करें, 2015 में गोल्ड का रेट है ना 19,000 था, अभी कितना है? 5 times इन 10 years। 20 years में एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूं उससे भी ज्यादा होगा, 2 लाख के भी ऊपर रहेगा आज से 10 साल के बाद, 2 लाख से भी ऊपर रहेगा। फिर भी अपन कितना पकड़ रहे हैं? बरोबर है, तेरे को तेरा इंश्योरेंस इतना दे पाएगा 200 times या 20 times? इम्पॉसिबल है। तो अगर किसी का बच्चा 15 साल, 2015 में पैदा हुआ रहेगा, 10 साल का रहेगा, हर साल जितना जितना गोल्ड दिया रहेगा, उसका गोल्ड का वैल्यू तुम देखो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, तुम्हारा शादी फ्री हो जाएगा। तुम लोग को पैसे का क्या कमी है भाई? खेती बाड़ी कर लो, मिल जाएंगे। सोच रहे हो, सुन रहे हो, खुद का ज्वेलरी शॉप है, लेकिन बोलती है पैसा कहां पे? बरोबर है, पैसा पूरा गोल्ड में ही लगा है। मत बोल। मेरे ना ऐसा भर के मारवाड़ी फ्रेंड्स हैं, जिनके ना भर के दुकानें हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, मालूम है बे, पक्का। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। मेरा दिल सोचा, मैंने ना बोल दिया। सेइंग नो इज अ प्रॉब्लम। तो एक काम कर, पापा को बोल जायदाद में मेरा एक हिस्सा ना डाल। अभी बोल, मैं तेरे से क्यों लूं, पापा से ना लूं? नहीं चाहिए भाई, थैंक यू वेरी मच। भगवान ने एक्चुअल में बहुत ज्यादा दिया है, उतने की जरूरत ही नहीं हम लोग को। जिसको जरूरत है उसको कंफर्म। हाँ, इधर जो लोग आ गए सर, गरीबी तो एक्चुअली अपने पास बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है अपने पास। क्या? तू तेरी शादी में हमको, मेरे को बुलाएगी? श्योर, विल ट्राई टू कम। उधर तक अभी होना चाहिए ना। अरे रास्ते वगैरह होने चाहिए। मैं, मेरा एक प्रॉब्लम है यार ये सब चीजों में, मतलब मैं, बहुत सारे बच्चों ने शादी किया, मैं कभी नहीं जाता ये सब, आई डोंट नो। अग्रीड, तेरी बात 200% सही है, बट आई डोंट नो, समटाइम्स सम प्रिंसिपल्स ऑफ माइंड डोंट अलाउ मी। एनीथिंग, शादी हो या कोई भी ऐसे ओकेशंस होते हैं ना, मैं, तू सोच, मैं कुछ नहीं तो मैं किसी के गणपति पे भी नहीं जाता। गणपति के लिए भी अगर कोई इनवाइट कर, मैं नहीं जाता। आई डोंट नो, मतलब ऑकवर्डनेस है या
बेवकूफ़ी है, आई डोंट नो, मतलब मेरे मेरे प्रिंसिपल अलाउ ही नहीं करते मेरे को। सबका अपना अपना रहता है। बस फ्लैप ऊपर, अच्छा फ्लैप ही तोड़ दिए तुमने तो, माँ कसम। लास्ट से ऐसा ही है। सुन ना, आगे आ जाना बच्चे, आगे आ जाना, ये भी ऐसी बंद है। बंद है वो वाला चालू कि वो वाला भी बंद है? देखूंगा, अगर उधर वाला चालू हुआ तो बंद होगा, नहीं तो। रिलैक्स, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट यूलिप्स। यूलिप में क्या, यूलिप भी है ना वेस्ट है, लेने जैसा ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं बनता। यूलिप में बेसिकली क्या होता है मालूम है? यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हो फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको तुम ये भी कमिट कर रहे हो, किस चीज का कमिटमेंट दे रहे हो कि बॉस जो भी पैसा मैं आपको प्रीमियम में पे कर रहा हूं, वही इंश्योरेंस कंपनी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके वो, दोनों में से एक एसी चालू कर दो ना, जो भी एक एसी चालू होगा। रिलैक्स, सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। यू हैव सपोजेटली आई हैव अप्रोच्ड एन इंश्योरेंस कंपनी, मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे को यूलिप खरीदना है, सुनो। सो आई कमिट हर सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, बरोबर है? अब ये क्या करती है, बिकॉज मैंने यूलिप मांगा है ना, तो शी विल अप्रोच एन म्यूचुअल फंड कंपनी, एंड मैं जो भी प्रीमियम दे रहा हूँ उसका थोड़ा पार्ट तू रखेगी, थोड़ा पार्ट का तू म्यूचुअल फंड कंपनीज के म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदती है। नाउ एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जो भी मैंने प्रीमियम तेरे को पे किया, तो दैट इज देयर, प्लस जितना भी म्यूचुअल फंड में पैसा जो प्रीमियम के थ्रू तूने यूनिट्स खरीदे थे, दैट विल बी एडेड टू द सम अश्योर्ड। समझा कि नहीं समझा? मैंने क्या किया, मैंने यूलिप बोला, मैं यूलिप मेरे को चाहिए, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, ठीक है? सपोजेटली मैं बोल रहा हूँ कि मैं महीने का 10,000 रुपये पे कर रहा हूँ एज प्रीमियम, फेयर इनफ। दो डिवीजन होगा, 5,000 तू तेरे पास रखेगी फॉर माई इंश्योरेंस, 5,000 के तू म्यूचुअल फंड कंपनी के किसी फंड में तू उसके यूनिट्स खरीदेगी। अच्छा, तूने भी जब इसको अप्रोच किया, ये कौन से कंडीशन में अप्रोच किया कि मैंने बोला मैं 20 ईयर्स का मेरे को पॉलिसी चाहिए, तो तू भी इसको बोलेगी 20 साल तक तू हर महीने 5,000 का ये यूनिट्स खरीदने वाली है, तो शी विल गिव यू अ पर्टिकुलर सम अश्योर्ड कि हाँ भाई 20 साल के बाद ये पॉलिसी का इतना, आई मीन ये फंड का इतना वैल्यू हो जाएगा, प्लस जो 5,000 तूने तेरे पास रखे थे एज अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो भी तू कैलकुलेट करेगी। सो योर कैलकुलेशन प्लस जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने तेरे को बोला कि ये यूनिट का वैल्यू 20 साल के बाद इतना हो जाएगा, दोनों ऐड करके तू मेरे को सम अश्योर्ड देगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? आई एम टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ बोथ, आई एम टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो, एंड आई एम टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट विच आर लिंक टू द म्यूचुअल फंड्स। बोल, पब्लिक वही कर रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। सी, पहले ये सब क्यों चलता था? बिकॉज पीपल वेर नॉट दैट अवेयर, इतने उनके पास क्या बोलते हैं ऑप्शंस एंड टूल्स नहीं थे, अब सब है, तो पब्लिक कैन डू दैट। मैं वही बोल रहा हूं, मैं यूलिप सोच भी नहीं सकता हूं, मैं तो बोलता हूं म्यूचुअल फंड भी वेस्ट है। आज है ना, इतना इजी हो गया ना इंफॉर्मेशन ग्रैब करना, कि तुम्हें ना फुकड़ में अननेसेसरीली यू आर पुटिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स। मैं बताऊं सिंपल, तुमको एक एग्जांपल देता हूं। 2020 में, ठीक है, 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ ना, कोविड वाला, ठीक है, द निफ्टी इंडेक्स केम डाउन टू आई थिंक 11,000 12,000 यूनिट तक आ गया, 12,000 तक आ गया था, ओके। और जैसे कोविड खत्म हुआ ना, एंड जब मार्केट में रिवाइवल आया, ठीक है, 3 साल के बाद, चलो 3 साल का टाइम पकड़ते, 2023 तक, 20 से 23 तक, द निफ्टी वॉज एट से अराउंड 20-21,000 इंडेक्स। मतलब कितना इंक्रीज हुआ? नियरली 100%, नियरली 100%। मतलब किसी ने 100 रुपया डाला तो 200 रुपया हो जाना चाहिए, हाँ या ना? अब लोगों ने उस टाइम से ना म्यूचुअल फंड तो खरीदेंगे, पहले जिनके चालू थे और नए भी किसी ने इन्वेस्ट किए रहेंगे। इन दैट स्पैन ऑफ 3 years द म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन अ मैक्सिमम रिटर्न, बेस्ट से बेस्ट फंड भी तुम देखोगे ना, मैक्सिमम रिटर्न ऑफ 46%, मैक्सिमम रिटर्न ऑफ 46%। इंडेक्स ने, खाली इंडेक्स ना, कंपनीज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, स्टॉक्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, इंडेक्स ने सीधा 100% रिटर्न दिया। कहां पे म्यूचुअल फंड तुमको एंजॉय करने दे रहा है? तुम्हारे पैसे से उन लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और तुमको बोल रहे हैं हाँ 12-15-20% हम लोग आपको दे रहे हैं, जहां पे खुद तो कितना पैसा अर्न कर रहे हैं।
इसके लिए मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड लो एक पार्ट ऑफ सेफ्टी के लिए, लेकिन खुद का दिमाग यूज करो एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। गोल्ड वाला एग्जांपल दिया मैंने, स्टॉक्स वाले तो तुमको मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हारे में दिमाग है ना समझने का, थोड़ा बहुत भी अगर तुम चार्ट स्टडी एंड तुम बिजनेस स्टडी कर सकते हो ना, तो तुमको समझ जाएगा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कभी और कभी निकलना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने किधर का कुछ स्टडी नहीं करा, मैंने एक कंपनी लिया था सितंबर में। सितंबर में आई बॉट अ कंपनी, वैल्यू उसके शेयर का मेरे इन्वेस्टमेंट का 18 रुपीज था। 18 रुपए मैंने 2000 शेयर लिए थे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। 2000 रुपीज 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 18.31। ओ सब लगता है ना, चार्जेस वार्जेस ये वो ब्रोकरेज वोकरेज, 18.31 मैं अभी भी बता सकता हूँ मैं। 2020 सितंबर में, लास्ट ईयर सितंबर में, 2024 सितंबर में उसका वैल्यू कितना था मालूम है उस कंपनी के शेयर का? 600 रुपीज। अभी थोड़ा करेक्ट भी हुआ, मार्केट आया, थोड़ा करेक्शन हुआ, तो अभी 400 रुपए पे है कुछ, बट हाई ऑफ 600 रुपीज, 591 ऐसा कुछ तो है हमारा। थोड़ा भी अगर दिमाग रखाओ ना, और थोड़ा भी तुम्हारे में, अगर तुम म्यूचुअल फंड में 10 साल रुक सकते हो, तो शेयर मार्केट में भी रुकने का ताकत होना चाहिए। पैसा बढ़ता ही बढ़ता है। परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो इट इज मोर देन 3000%। वैल्यू कितना हुआ? 36,000 का इन्वेस्टमेंट था, 37,000। अभी कितना है? 12 लाख। इतना रिटर्न म्यूचुअल फंड देने वाला है। नो डाउट बीच में मैंने थोड़ा बहुत सेल वेल भी किया था, मेरे जितने भी अभी शेयर्स बचे, 1500 शेयर बचे मेरे पास, सब फ्री है। अब ये कंपनी बंद भी हो जाए ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने प्रॉफिट भी ले लिया उसमें। 36,000 का मैंने कम से कम 2 लाख रुपए का तो शेयर बेच भी दिया। बाकी के जितने भी 1500 शेयर अगर आज भी बाकी है ना, वो सब मेरे फ्री है। सो 400 भी हो ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा। 300 भी हो गया था अभी तो करेक्शन में, मेरे को 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा। और यही कंपनी जब 2000 भी हो जाएगा ना, मेरे को तभी भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, पैसे की जरूरत है तो ठीक है। प्लस मैंने ये तो बोला ही नहीं कि कंपनी ने मेरे को हर साल डिविडेंड भी दिया एट 1 रुपी 2 रुपी 1 रुपी 2 रुपी, वो तो मैंने तुमको बताया ही नहीं। दैट इज सो, ठीक है, समझ रहे हैं? थोड़ा भी इतना दिमाग लगाओगे ना, होता है। एक दो तुमको और एक्सेप्शनल केसेस बताऊं, एक्सेप्शनल केसेस। 2002 में ना आइशर मोटर्स करके कंपनी आई थी, पता है? आइशर मोटर्स इज द पेरेंट कंपनी ऑफ रॉयल एनफील्ड। ठीक है, ठीक है, वापिस मैं कुछ चालू करूं। सो 2002 में एक बुलेट बाइक, तब तो क्लासिक आता था, क्लासिक बुलेट, उसका भाव था 1,20,000 रुपए के ऊपर चिल्लर। तो 2002 में अगर किसी ने बुलेट बाइक नहीं लिया होता और उतनी वैल्यू का अगर शेयर्स लिया होता, 1,20,000 22,000 का शेयर्स लिया था उसी कंपनी का, तो आज उस कंपनी के शेयर का वैल्यू कितना होता मालूम है तुम्हारा? नेटवर्थ। यू कुड हैव इजीली मेड 2 Rolls Royce प्लस एटलीस्ट 5 बुलेट बाइक्स, 12 करोड़। क्या ये सब है ना, मैं वही बोल रहा हूं, ये सब कब काम आता है मालूम है? गाइस एक सेकंड प्लीज, बोल। गर्ल्स गर्ल्स रिलैक्स। बेनिफिशियल। मैडम मैंने अभी बोला ना, जब मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, द आउट ऑफ द 2000 शेयर्स मैंने अकेले मेरे अकाउंट में नहीं लिया था, डैड के अकाउंट में लिया था, मॉम के अकाउंट, नाना वाइफ सबके अकाउंट में थोड़े थोड़े शेयर्स लिए थे। ठीक है, सो 18 में लिया। स्टार्टिंग के 2 साल तो शेयर का प्राइस बढ़ा ही नहीं, मतलब मैक्स मैक्स 50 रुपये गया रहेगा, मतलब 50 रुपये क्या ही बेचूं मैं। ठीक है, फिर भी पब्लिक मेरे को क्या बोल रहा था, मोटा मोटी तेरे को 250% मिल रहा है, 2.5 गुना हो गया ना, 18 का 50, 51 हो गया। नहीं, मैंने डायरेक्टली उसको ना 2023 मिड में बेचा था, जब उसका प्राइस 180 के कुछ था। तब मैंने क्या बोला, 100% मिल रहा है मेरे को 18 का ये, तो मैंने 100 शेयर बेचे थे।
जब मैंने 180 में 100 शेयर बेचे, मतलब मेरा हाफ इन्वेस्टमेंट तो मेरा रिटर्न हो गया, 36,000 में से 18,000 तो मेरे हाथ में आ गया, ठीक है। फिर वापस थोड़ा बड़ा 260 265 में मैंने और 50 शेयर बेचे, थोड़ा करके थोड़ा करके थोड़ा करके मैंने बोला अभी तक मैंने 500 शेयर बेच दिए अलग अलग जन के, मॉम के अकाउंट में 100 निकाले, डैड के अकाउंट में से, नाना के अकाउंट में, वाइफ, ऐसे करके मैंने 500 शेयर निकाल दिए, ठीक है। जब भी मैंने निकाला है, निकालने के बाद बढ़ा भी है, अफसोस भी होता है यार, थोड़ा रुक जाता है, बट ठीक है, डजंट मैटर। तो जब तू विड्रॉवल भी कर रही है, डजंट मैटर, तेरा फिर भी वैल्यू तो बढ़ ही रहा है ना, एग्जिस्टिंग जो तेरा इन्वेस्टमेंट है उसका, जो भी तू निकाल रही है, यू आर डूइंग व्हाट दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बुकिंग। तू पूरा का पूरा नहीं निकाल रही है, यू आर टेकिंग अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, समझा। इसके लिए वो एसआईपी से बेटर होता ही है, दोनों बेकार है। मैं अभी बोल रहा हूं, थोड़ा कॉमर्स वाले हो यार, साइंस वाले भी नहीं हो, तुम कॉमर्स वाले हो, पहली बात एक डीमैट अकाउंट बना लो 18 साल के बाद, छोटे छोटे अमाउंट से भी तुम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, छोटे से छोटा, मतलब तुमको चैट पढ़ाऊं, तुम्हारे से 1 साल बड़ा बंदा है, ठीक है, मैं बताऊं, इसको पढ़ा देता हूं, 1 साल बड़ा, लास्ट ईयर उसने 12 दिया, मतलब 2025 में, तारीख टू तारीख का मैं तुमको बताऊं ना, उसने मेरे को बोला सर इतना पैसा है मेरे पास, मैं बोला एक कंपनी का शेयर ले, ही बॉट इट एट 1400 रुपीज, लिया 5 ही शेयर औकात के अनुसार, 5 शेयर लिया, इन अ स्पैन ऑफ 10 days दैट वैल्यू वाज 1850, कुछ नहीं करके 2000 रुपए कमा लिया ना उसने, समझ रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे साथ कांटेक्ट में, वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग डिस्कशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक इधर का ही लड़का है आदित्य करके, कोविड के पहले था वो भाई, उसने उस टाइम से स्टार्ट किया, अभी उसने इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना मालूम है उसका, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज मोर देन 1 लाख, द पोर्टफोलियो वैल्यू इज मोर देन 3 lakhs इन अ स्पैन ऑफ 5 years। एंड अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा सुन के उसने किया है, पैसा उसका है, रिस्क उसका है, इन्वेस्टमेंट उसका है, और पेशेंस उसका है। 5 साल में बंदे ने लाख का 3 लाख तो कर दिया, और अभी भी मेरे को बोलता है सर कुछ आएगा तो मेरे को बोलना, मीन्स ही इज वर्किंग, वो सीएफए कर रहा है एंड इज वर्किंग ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा जो भी उसका सेविंग्स होता है, कुछ भी होता है, वो 5 5 10 10 15 15 20 20 करके खरीदते रहता है, इवन द स्मॉलेस्ट। मैंने वही बोला ना, जो लोग एसआईपीस करते हैं, तुमको मालूम है हर महीने मेरे को इतना पैसा तो डालना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हर महीने इतना डालना है, मैं वही बोल रहा हूं, उतना पैसा उधर नहीं डाल के, बिकॉज वो कंपल्शन हो जाता है ना, मैंने लिया तो मेरे को भरना ही पड़ेगा, वही कंपल्सिव बिहेवियर तुम तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। इन्वेस्टमेंट के लिए खुद को करना ना, प्रॉब्लम ही होता है क्या मालूम है, आज नहीं छोड़ कल, कल नीचे आएगा, घंटा कुछ नीचे नहीं आता। जब इंसान ने 20,000 में गोल्ड सोचा था ना लेने का, तब भी उसको महंगा लग रहा था। आज वो बंदा बोलता है अरे यार 20,000 में लिया होता तो आज कितना मजा होता। मैं बोल रहा हूँ आज भी लो, फर्क नहीं पड़ता, 5 साल के बाद ये भी 2 लाख हो जाएगा, लेकिन आज लाख रुपया महंगा लग रहा है, तब 20,000 महंगा लग रहा था। बिकॉज यू हैव टू पुट मनी ऑन वॉलंटरी बेसिस ना, कोई तुमको बोल नहीं रहा जबरदस्ती। तुमने अगर कोई पॉलिसी लिया, तुमने अगर समझो गोल्ड का कोई बॉन्ड लिया, तो जक मार के तुम लेने वाले हो ना, कोई भी प्राइस हो, तुम प्राइस नहीं देखोगे, तुम तारीख देखोगे, हाँ भाई 10 तारीख का है मेरे को लेने का है, एट दैट टाइम यू डोंट सी द प्राइस, यू सी द कंपल्सिव बिहेवियर। क्यों? बिकॉज बोला है ना लेने का, इंश्योरेंस लिया तो प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा, एसआईपी बोला तो हर महीने पैसा डालना ही पड़ेगा, तब तुमको मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे मैं वही बोल रहा हूं, कुछ भी हो जाए, शेयर का प्राइस देखो ही मत, गोल्ड का प्राइस देखो ही मत, हर महीने लो, हर महीने लो, देखना मजे। इफ यू स्टार्ट टुडे, मैं बोल रहा हूं तुम्हारी शादी फ्री हो जाएगी। इसको मैंने क्या डायलॉग मारा था मालूम है आदि को, मैंने बोला देख तू कभी शादी करने वाला है, बोलता है सर नॉट एटलीस्ट बिफोर 28। कभी स्टार्ट किया? 18 19 साल की उम्र में। मैंने उसको बोला था तू जितना पैसा डालेगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ देना, बाकी जितना भी प्रॉफिट रहेगा तू तेरा हनीमून फ्री में मनाएगा, एंड टू द प्लेस दैट यू डिजायर टू गो। और वो हो रहा है, ही इज ऑन ट्रैक। उसके हनीमून में तुम क्यों मजे ले रहे हो? इनको मजे आ रहे हैं, है ना? स्टार्ट, सोचना नहीं है। एनीवे, समझा एवरीवन? फटाफट देख लो फास्ट गाइस, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्विक जाओ, सब लोग लाइन में जाने। क्या होगा बोल बेटा? समझ शॉट जो रहेगा वो कितना भी नहीं होता, वो कंपनी डिसाइड करेगी ना भाई।
ओए चलो फर्स्ट। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, देख एवरेज प्राइस कितना है 18.3132, आज कितना है 409, हाँ वट एवर। मुझे पता होता तो मैं ना ले लूँ। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पेशेंस, ऑल अ मैटर ऑफ पेशेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, आज पैसा चाहिए क्या? एंड अभी भी याद रखना, इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिस्क। बोलते रहे। क्यों जमता नहीं हो तो पीते क्यों? गाइस पढ़ने बोला है, अच्छा डायलॉग है ना, जमता नहीं है तो पीते क्यों? आई कैन गिव यू अ टैबलेट इफ यू वांट। गाइस हाँ बोलना। आईपीओ से कितने आते रहते करने का, आईपीओ में भी भरने का। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, अ कंपनी इज कमिंग विद इट्स शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जो 2-3 कंपनीज में और मैं अगर बताऊं ना एग्जांपल, ये सब मैंने आईपीओ में भरा है, 20 रुपए में 25 रुपए का आईपीओ। आज सबका भाव 300-400 और मैंने बेचा नहीं है। नसीब भी खराब हुए, एक ऐसी कंपनी थी मेरे पास 185 रुपीज का एक शेयर था, कि 175 रुपीज का एक शेयर का, उसका भाव 5 रुपए। बात नहीं करेंगे पेटीएम का, उसमें मैंने पैसा डाला था। आज भी विजय शेखर को मैं ढूंढ रहा हूं, विजय शेखर ना, हाँ विजय शंकर क्या नाम है उसका। बट मेरे ऐसा नीच इंसान है, मैं क्या करता हूँ मालूम है, 2000 में भी लिया था मैंने, 300 रुपया तभी भी मैंने लिया, और मैंने एवरेज करके मेरा प्राइस अभी 1000 कर दिया, 900 पे है। जैसे जिस दिन 1000 क्रॉस करेगा मैं सब फेंक दूंगा, मेरा पैसा घर पे आ जाएगा। और वो जो 5 रुपए वाला कंपनी है ना, मैं कितना नीच हूं, जब 5 रुपए होगा ना, मैंने उसमें 4 गुना शेयर्स लिए, 4 टाइम्स आई बाय द शेयर्स। अगर मैंने तभी 100 शेयर लिया 175 में, आज मैंने 500 शेयर लिए उसके 5 रुपए में, कितना 2500 ही तो है। 2500 का तो मैं पेट्रोल फूकता हूं हर हफ्ते, बरोबर है। जिस दिन ये 5 वाला 10 हो जाएगा, मेरा तो पैसा डबल, 2500 वसूल हो जाएगा मेरे इन्वेस्टमेंट से, 10 का 20 होगा तो 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा मेरा, तो और मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। मैं ऐसा आदमी, आई विल वेट टिल द कंपनी क्लोजेस इट्स एक्टिविटीज। एंड इतना मोमेंटरी रिस्क तो होता है, उतना तो लेना ही है। आईपीओ तो बेस्ट होता है, स्टार्ट करना तो आईपीओ से स्टार्ट करो। बट आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 का होता है। अबे क्या पागल भी गलो तुम लोग? कभी बोलो चालू करो, कभी बोलो बंद करो, क्या रामू का अबे 10 जन ने 4 रुपए नहीं बोला, इधर आ जा। किसको किसको ठंडी लग रहा है? फ्लैप ऊपर कर दे, हाँ बस। ऐसा क्या होता है, डुबकी लग रहा है क्या हवा? डन गाइस, गाइस रिलैक्स, ऑल ऑफ यू डन, फास्ट फास्ट प्लीज। इसके बाद वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, वो अपन खत्म करेंगे। ओए चल बेटा, ओ मिश्रा, मार खाने वाले काम नहीं करेंगे। ओ मैडम सीधा, डन ऑल ऑफ यू। चलो लेट्स गो टू फायर इंश्योरेंस। नहीं अपन पढ़ेंगे फायर इंश्योरेंस। लिसन, क्यों लिया जाता फायर इंश्योरेंस? एक सेकेंड ना,
सुनो एवरीवन. So what I was saying, फायर इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क दैट कैन, ओ मैडम हैप्पी बर्थडे बाद में कर, ठीक है, दैट कैन बी टू सेफ गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर. यस और नो? फायर से भाई बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं, हाँ या ना? यस और नो? एंड फायर इज वन ऑफ द बिगर कंटिजेंसीज व्हेन इट कम्स टू लॉस ऑफ गुड्स. बरोबर है? तो लोग है ना फायर इंश्योरेंस बहुत सारी चीज़ों के लिए लेते हैं. ओके, स्पेशली व्हेन यू हैव गुड्स स्टोर्ड इन योर गोडाउन्स और व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड ऑल. ओके, राइट? सो अभी अलग अलग पॉलिसी कौन सी है? सबसे पहला कौन सा है? वैल्यूड पॉलिसी. यहां पे ना ध्यान से सुनना, वैल्यूड पॉलिसी किसके लिए लिया था मोक्षा? वैल्यूड पॉलिसी कब और कौन सी चीज के लिए लिया जाता है? जनरली देखो नॉर्मल चीजें हैं तो उसका वैल्यू तो अपने को पता होता है ना, ये 1000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, 50,000 का. तो व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज वेरी इजी टू बी डिटरमाइंड तो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप वैल्यूड पॉलिसी नहीं कुछ और लोगे. बट वैल्यूड पॉलिसी किसके लिए लिया जाता है मालूम है? जब जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना उसकी वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है. यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन एग्जिस्टेंस जिसकी वैल्यू है लेकिन वैल्यू डिटरमाइन करना इज नॉट पॉसिबल. लाइक यू डोंट टेक ह्यूमन लाइफ के लिए फायर इंश्योरेंस, खुद को जगह चलाते नहीं है अपन. गाइस आज हाथ जल गया, मेरे को इंश्योरेंस दो. वर्तिकाला काय झालंय है ना, सर पे घुस गया इसका पढ़ाई. ये भाई ये पढ़ाई में आग लगाने वाले. टेल मी ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है? गाइस लेट्स वैल्यू आवर एंटिक पर्सन हियर. यस, पेंटिंग्स. सॉरी, कितना पागल है बे, एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं तो कसम से 2-4 आना निकलता. यस गाइस, जो एंटिक्स होते हैं, जो पेंटिंग्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, यस और नो, जिसकी वैल्यू अपन बाय जस्ट ऑब्जर्विंग इट नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं उस चीज की वैल्यू खुद डिटरमाइन करते हैं ना. आज देखो कोई पेंटर होता है, वो 4 ऐसे फैसेस करेगा, बोलेगा 5 करोड़, अलग ही चलता है. और हर ऐसे 4-5 ऐसे कलर फेंक देता है उस पर, बोलता है एब्स्ट्रैक्ट. भाई मैं एक आर्ट शो में गया था, मैंने ऐसे 3-4 पेंटिंग्स देखा, मेरे को समझा ही नहीं. और उधर बाजू में 3-4 लोग आते ऐसे निहारते रहे. माय गॉड, सच डीप थॉट. मेरा हाउ डीप? घंटा मेरे को नहीं समझा. मेरा है क्या? कसम से गिन के उसने 10-12 कलर यूज किए थे, ऐसा ऐसा कुछ कर दिया रहेगा. भाई वो डिस्कशन कर रहे थे, दिस पर्सन इज सो डीप इन हिज थॉट्स. मतलब काय का डीप? इतना डीप तो डूब जाए इंसान. भाव क्या रखा था? 80 लाख. मतलब 80 रुपए के कलर नहीं है. बाजू मेरी मम्मी थी, शी इज एन आर्टिस्ट, मेरे को टपली मारा थी उसे. मैं मम्मी को लगा नेक्स्ट टाइम माय मॉम मेक्स अलग लेवल का आर्ट, उसका अलग ही है पूरा, बट वो कभी ये नहीं करते, उसके सेल वेल नहीं करते खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए. बट मैंने मम्मी को जेन्युइनली पूछा, मम्मी ये सब क्या होता है? बोलता है दिस इज नथिंग, आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले विद द फीलिंग्स एंड द माइंड्स ऑफ द पीपल. एग्जैक्टली. 80 लाख रुपए का पेंटिंग था. मैंने बोला इसमें है क्या? ऐसा कुछ तो डाल दिया था. बच्चे मालूम है बचपन में करते हैं, हो गया एब्स्ट्रैक्ट, और पब्लिक उससे अट्रैक्ट होती है. अरे काय चल रहा है? 80 रुपए का कलर यूज नहीं किया बंदी ने जो भी था. अरे हाँ स्कीम है, बढ़िया स्कीम है. मतलब मैं वही बोलता हूँ ना, इंडिया में या दुनिया में ना तुम टकले को कंघी बेच सकते हो तो कुछ भी बेच सकते हो. है ना? स्वरा क्या हो गया, तू नींद में आज कि तू सोच रही है ऐसा मैं भी कर सकती है 80 लाख के लिए? मैं बोल रहा हूं मैं भी ये कर लूं, भले 80 लाख में 8,000 दे दो. आई कैन कम डाउन टू 90% डिस्काउंट. मैं 8,000 दे दो, मैं ये करूंगा. 80 रुपए कलर है गाइस. इसके लिए मैं कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं अगर सच में आर्ट करने का ट्राई भी करूं ना, मेरी आर्ट ऐसी होगी कसम से. इसके लिए मैंने किया ही नहीं है, समझा? ट्राई भी नहीं किया मैंने कैसा मैं करूं. पर मैंने बोला 8,000 देने के लिए रेडी, मैं आज ही चालू करूं, भले 2 दिन लूंगा और कितना बिगाड़ सकूं उसको. बस ऐसा ही था. ये टी शर्ट पहना ना भाई 80 लाख. बट नहीं, जेन्युइनली ऐसे थोड़े लोग होते हैं जिनके आर्ट में कुछ लॉजिक होता है. भाई वो लॉजिक ढूंढने के लिए 80 लाख तो नहीं दूंगा. भाई मुंह से बोलते खत्म कर.
मतलब ही क्या है मेरे को बताओ ना, व्हाट इज द सेंस? मैंने कहां पे बोला साइंस या कॉमर्स है? आर्ट ही है। इसमें इमोशन होता है भाई, इसमें ड्रेनेज है पैसों का और दीवार पे लगाते हैं। उसको लगा ना क्या है ना भाई, कुछ तो है, अमीर हो के ना। एनीवेज उसका टाइम खराब है, छोड़। एनीवेज लिसन 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 लिसन। सो ये सब चीजों को है ना, जब अपन वैल्यू खुद देते हैं तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं, वैल्यूड पॉलिसी। और इसमें ना इंश्योरेंस कंपनी क्या गारंटी देगा कि सपोजिटली जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें कोई भी फॉर्म ऑफ डैमेज हुआ थ्रू वायर, तो मैं इतना आपको कॉम्पेंसेट करके दे दूंगा। बरोबर है? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? इंश्योरेंस कंपनी और वो जो भी ओनर है सब्जेक्ट मैटर का, उनके बीच में एक डील होता है कि कल उठ के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में कुछ भी डैमेज हुआ, ओके, कॉज ऑफ फायर, कॉज ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, तो इतना वैल्यू मैं आपको कॉम्पेंसेट कर दूंगा, वो वैल्यू मैं आपको दे दूंगा। दिस इज वैल्यूड पॉलिसी। बरोबर है? सेकंड इज एवरेज, ये ना। अभी ना एक तुमको सिचुएशन देता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज ये रूम है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीजें, एसी, लाइट, पंखा, टेबल ब्लीबल, ये सब का मिला के समझो वैल्यू इज 10 लाख। बरोबर है? मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मतलब यार 10 लाख का तो हाईएस्ट वैल्यू है, मेरे को फायर इंश्योरेंस लेना है, नो डाउट, तुम्हारे जैसे बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो आई वाज लाइक, मैंने क्या किया, मैंने बोला मैं फायर इंश्योरेंस ले लेता हूँ फॉर अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6 लाख। मैंने बोला ज्यादा से 6 लाख का नुकसान होगा। बरोबर है? ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैं बचा ही लूंगा। तो मैंने 6 लाख का इंश्योरेंस लिया। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फायर लग गया एंड आई एस्टिमेटेड अ लॉस ऑफ से फॉर एग्जांपल 3 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना देगा? कितना? पक्का? यस और नो? आया ना? ना। Can anyone tell me the exact compensation that I'll get? 6 लाख। जिसको भी आंसर 180 मिला ना वो तुम लोग राइट हो, बाकी सब जाने दो। 1 2 सबसे पहले उसने बोला। कितने जन को नहीं समझा? 1 2 3। शिवा सर से बात करते हैं अपन। सर आपने पढ़ाया लेकिन इधर बच्चे लोग की हालत खराब है। सुनो, सुनो, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कितना था? मैंने कितने का इंश्योरेंस लिया? 10 लाख के सामने 6 लाख की 60%, इतना तो मालूम है। बरोबर है? मतलब इंश्योरेंस कंपनी इज ओनली लायबल टू पे मी अ कॉम्पनसेशन ऑफ 60% ऑफ द टोटल लॉस। ओके, टोटल लॉस कितना था? तो 3 लाख का भी वो कितना देगा? 3 लाख का 60% इज, बरोबर? समझा? नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पॉलिसी। ना यहां पे है ना, देखो पहले वाले में अपन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, एवरेज में अपन ने क्या किया, 6 लाख का ले लिया। डिड आई स्पेसिफाई कि मेरे को 2 एसी का, 4 लाइट का, 3 पंखे का चाहिए, ऐसा मैंने बोला था? मैंने ओवरऑल वैल्यू का 60% ले लिया था, 6 लाख का ले लिया था। स्पेसिफिक पॉलिसी में ना तुम स्पेसिफाई कर दो। स्पेसिफाई मतलब मेरे को यहाँ पे जितनी भी बेंचेस है वो और दोनों एसी या चारों एसी का इंश्योरेंस चाहिए। आई एम नॉट इंक्लूडिंग अदर फैक्टर्स लाइक लाइट्स एंड फैंस एंड कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल्स एंड ऑल, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? अब ऐसा हुआ कि जेन्युइनली आग लगा जिसमें 4-5 टेबल, 1 एसी और 2 पंखे जल गए, तो उसमें मेरे को किसका कॉम्पेंसेशन और कितना मिलेगा? जो बेंचेस जले उसका। फिर पंखा तो मैंने इंश्योर ही नहीं किया था, एसी किया था, तो खाली मेरे को बेंचेस और एसी का मिलेगा, पंखे का कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट वाज नॉट इंश्योर्ड। आई नेवर स्पेसिफाइड इट इन माय इंश्योरेंस। यस और नो? मैंने उसमें कुछ स्पेसिफाई किया ही नहीं कि मेरे को इस चीज का भी इंश्योरेंस चाहिए। समझा कि नहीं समझा?
पक्का? नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉलिसी. देखो कैसा है मालूम है, मेरा अभी मेंसा वाले ही बोलेंगे. हम लोग का एक क्लास मुलुंड में है, एक क्लास थाने में है, एंड एक क्लास तभी डोंबिवली में था. ठीक है. अब रैदर देन हैविंग 3 डिफरेंट पॉलिसीज था, बन गया यही साल बन गया. रैदर देन टेकिंग 3 डिफरेंट पॉलिसीज फॉर 3 डिफरेंट ब्रांचेस, दे विल टेक 1 पॉलिसी फॉर द हाईएस्ट वैल्यू. फॉर द हाईएस्ट वैल्यू मतलब देखो डोंबिवली में ना उनका एक नहीं 2 क्लासरूम थे. ठीक है. थाने में भी 2 क्लासरूम और एक ऑफिस है. मुलुंड में 5 क्लासरूम और एक ऑफिस है. तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे है? तो उतने हाईएस्ट वैल्यू का एक पॉलिसी लेंगे. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल 1 CR एग्जाम्पल. ठीक है. और तीनों चीज को कवर कर देंगे. अब देखो 3 चीज अपने आप से तीनों बहुत डिस्टेंट है. मुलुंड किधर, थाने किधर, डोंबिवली तो जाने दो. ठीक है. अगर नुकसान होगा तो तीनों का साथ में तो नहीं होने वाला है, होगा तो एक जगह पे होगा ज्यादा से ज्यादा. बट व्हाट आई सेड कि अगर मैं तीनों का एक इंडिविजुअल पॉलिसी लेता, 20 लाख का डोंबिवली में, 50 लाख का थाने में और 1 करोड़ का इधर, तो 3 गुना प्रीमियम लगता मेरे को, या 3 टाइम्स का प्रीमियम लगता. इधर तो मैंने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया लेकिन तीनों को उसमें ऐड कर दिया. फिर जिधर भी नुकसान हो ना, क्या फर्क पड़ता है? समझा? मैक्सिमम 1 करोड़ का हो सकता है, उतना तो है मेरा पॉलिसी. डिड यू अंडरस्टैंड? सो अंडर वन पॉलिसी आई एम कवरिंग मल्टीपल पॉलिसीज, आई मीन मल्टीपल सब्जेक्ट मैटर्स. हाँ या ना? समझ रहा है एवरीवन? नेक्स्ट इज फ्लोटिंग हो गया ना. अभी एक्सेस पॉलिसी है. बहुत ध्यान से सुनना. एक्सेस पॉलिसी थोड़ा कंफ्यूजिंग है. सपोज मेरा एक वेयरहाउस है. ठीक है. एंड वेयरहाउस में ना अलग अलग क्वांटिटी का, अलग अलग वैल्यू का गुड्स मैं स्टोर करता हूं. बट मुझे पता है कि मैक्स टू मैक्स है ना, इधर इतना वैल्यू का गुड्स मैं स्टोर कर सकता हूं, इतने वैल्यू का गुड्स स्टोर कर सकता हूं, क्वांटिटी का एंड वैल्यू का. ठीक है. एवरेज में मेरे पास इधर करोड़ रुपए का माल रहता है. बट अगर मेहनत करूंगा तो शायद 1 करोड़ 20 लाख का भी माल रह जाएगा. दैट कैन बी वन सिनेरियो. सेकेंड, नहीं मेरी कैपेसिटी 1 करोड़ की है, 1 करोड़ का वैल्यू ऑफ गुड्स मैं रख सकता हूं. बट कैन नॉट द वैल्यू ऑफ गुड्स चेंज. अभी टमाटर क्या है भाव मार्केट में? काय कहा तुम्हारे इधर? हमारे इधर 80 रुपए हो गए, या हुआ था बीच में बारिश हुआ था तभी, अब वापस थोड़ा नीचे आया. बरोबर. एक टाइम हुआ था मालूम है 2 साल पहले, जब मार्केट में 300 रुपए किलो हो गया था. तभी कोई बोलता था साले तेरे पे टमाटर फेंक के मारूंगा. मतलब मार, जोर से मार, इतना तो मैं कैच पकड़ ही लूंगा. हाँ या ना? लोगों ने क्या किया था मालूम है? जब ये भाव बढ़ रहा था ना, अनशन बढ़ा रहे थे और जानबूझ के क्या कर रहे थे? होड़ कर रहे थे. दैट वाज द फैक्ट. होड़ कहां पे करेंगे? वेयरहाउस में. अब मेरे पास 1 करोड़ का टमाटर पड़ा है. ठीक है. मैंने है ना 2 पॉलिसीज लिया है एक्सेस पॉलिसी में, एक 1 करोड़ का और दूसरा से 20 लाख का. 2 अलग पॉलिसीज. एक्चुअल में मेरी कैपेसिटी कितनी है 1 करोड़ के माल को रखने की? 1 करोड़ वैल्यू पकड़ लो तुम. ठीक है. माल मैंने जब रखा ना मेरे पास तब 1 करोड़ का ही माल था, लेकिन मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ गया. और सपोज उधर आग लग जाए तो मेरा नुकसान 1 करोड़ का नहीं होगा. नुकसान कितने का होगा? 1 करोड़ 20 लाख का. क्यों? मैंने लिया तब उतना भाव था, लेकिन जब नुकसान हुआ तब भाव अलग था. क्योंकि जब मैं नया माल लेने जाऊंगा तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट एट द सेम प्राइस, आई एम गोइंग टू गेट इट एट अ हायर प्राइस. सो एट दैट टाइम ड्यूरिंग सच कंडीशंस मेरे को एक्सेस पॉलिसी काम आता है. समझा कि नहीं समझा? 2 अलग पॉलिसी है. समझो, नुकसान होता, भाव इतना बड़ा नहीं होता, तो मैं क्या करता? मैं खाली 1 करोड़ वाली पॉलिसी को यूज करता. 20 लाख वाली ऐसी पड़ी रहती, क्या फर्क पड़ रहा है? आई एम नॉट यूजिंग इट, राइट? आई एम नॉट एग्जॉस्टिंग इट. ये कब यूज करूंगा? जब मेरा नुकसान का वैल्यू जो मैंने लिया था उसे ज्यादा था और नया लेने जाऊंगा तो महंगा पड़ेगा. समझा ऑल ऑफ यू? पक्का? नेक्स्ट इज एन्युटी हो गया, ये हो गया. रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी बहुत सिंपल है ये समझने के लिए. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन तुमको मेरे को आंसर देना पड़े कब यूज होता है. सी नॉर्मली फायर इंश्योरेंस में क्या होता है? कभी भी कोई चीज तुम्हारी डैमेज हो जाती है कॉज ऑफ फायर, तो क्या होगा? कंपनी आपको कॉम्पेंसेट करेगा इन मॉनेटरी टर्म्स. क्या करता है? री पे करता है. हाँ या ना? जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ. बट बहुत सारे टाइम जो भी चीजों का तुम्हारा नुकसान होता है उसमें ना कंपनी तुमको रीपे नहीं करता. या तो फिर वो उसको रिपेयर करके देता है या फिर उसको रीप्लेस करके देता है, बट तुमको रीपे नहीं करता. एग्जाम्पल्स ऑफ सच थिंग्स जहां पे इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट रीपे यू फॉर द लॉस,
बट अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर है तो उसको वो रिपेयर करके देगा या तो फिर रिप्लेस करके देगा, रीपे करने में उसको महंगा पड़ेगा. वेल डन. एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन्स, गैजेट्स, ऑटोमोबाइल्स. हाँ या ना. गाड़ी ठुक जाती है तो उसका पैसा नहीं मिलता, वो क्या बोलता है, तुम ठीक करवा लो, जो भी नुकसान हुआ मैं उसको रिपेयरिंग का पैसा दे दूंगा. मोबाइल चोरी हो जाता है तो तुमको पैसा नहीं मिलता, क्या मिलता है, नया सेम मोबाइल मिलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. या तो फिर उसको अगर डैमेज हुआ तो वो डैमेज ठीक करके देगा, नया उसका पैसा थोड़ी ना देगा. क्यों मालूम है, ये सब चीज़ों को तुम जब लेते हो तब उसकी वैल्यू और एक दिन के बाद की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क होता है. तो अगर कंपनी तुमको रीपे करने लगा ना तो बर्बाद हो जाएगा. तो मैं तो वही करूँ ना, यूएस वाले तो वही करेंगे. आईफोन वाला तो बोलता ही है ना, कुछ भी होगा तो मैं आपको उसको रिप्लेस करके देता हूँ. मालूम है ना, आईफोन वाला करता ही, एप्पल वाला. इस टाइम पे अगर वो रीपे करना चालू करे तो बर्बाद ना हो जाए. मैं तो हर दिन एक आईफोन तोड़ू, एक गुस्सा आया तोड़ दिया, कंपनी रीपे कर रहा है गाइस. है या नहीं, समझा एवरीवन. कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ ना, बरोबर है. नेक्स्ट नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी. देखो कभी कभी लॉस है ना खाली फायर से नहीं होता, जो नेचुरल कॉजेज से होता है. कभी कभी लॉस टू द गुड्स एंड द लॉस टू द सब्जेक्ट मैटर कैन बी इन मल्टीपल रीजंस और विद मल्टीपल रीजंस ऑफ फ्लड्स, फ्लड्स नहीं सॉरी, राइट्स, वॉर्स, जिससे भी आग लग सकता है, ब्लास्ट हो सकते हैं. हुआ ही ना इंडिया पाकिस्तान का जब छोटा मोटा जो वॉर हुआ. कल यूक्रेन में पता नहीं कौन सा उसने माल फूक लिया, सीधा जाके 40 रशिया के फाइटर प्लेन्स को जाके उड़ा दिया. वो भी ड्रोन अटैक, नॉर्मल अटैक भी नहीं था, ड्रोन अटैक. इतना छोटा ड्रोन प्लेन था, 40 प्लेन को उड़ा दिया, डैमेज करके आ गया रशिया के. मस्त है ना. और उसका वीडियो भी निकाला, मेरे को ऐसे लग रहा था साला वो सीएस खेल रहा है. डिंग 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 डिच डिच डिच. अरे मजा. और मतलब वीडियो गेम चालू है, मालूम पड़ा रियलिटी था. 40 फाइटर प्लेन्स रशिया के. तो ये सब टाइम पे क्या होता है, तुमको नॉर्मल फायर इंश्योरेंस तो काम नहीं आएगा, उस टाइम पे क्या आएगा, कॉम्पोजिट पॉलिसी, सॉरी कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी. सी उसमें लिखा हुआ है, किधर है बे, किधर गया, सी. नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर फॉर द लॉसेज विच कैन बी ड्यू टू वॉर्स और राइट्स. हाँ या ना. तो उस टाइम पे अगर तो जो पहाड़ वहाड़ में रहते हैं, कश्मीर बॉर्डर वीडर पे रहते हैं, उन लोग है ना अपने प्रॉपर्टी और अपने गुड्स के लिए ना नॉर्मल फायर इंश्योरेंस नहीं लेंगे, उन लोग कॉम्प्रिहेंसिव ही लेंगे कि भाई जाने दो, वॉर वीर हो गया किधर उन लोग साला. और वैसे भी कश्मीर वश्मीर में तो दंगा वंगा तो वैसे भी होता ही था ना, राइट्स वाइट्स तो होते ही रहते हैं. So for them, at such under such scenarios and such situations, what is preferable and advisable to them is to take comprehensive. समझे, ये सात समझे कि नहीं समझे. ये सात है ना बहुत इजी है, लास्ट के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं 1 मिनट के बाद बढ़ाता हूँ. पहले इतने सात पढ़ लो, बहुत इजी है, फास्ट. Relax, fast everyone.
फास्ट एवरीवन, नहीं समझा तो प्लीज पूछो. हाँ, फास्ट ऑल ऑफ यू. डन ऑल ऑफ यू, सबको समझा? ओके. नाउ नेक्स्ट वाला इज consequential loss policy. Can anyone tell me the meaning of the word consequence? भरपाई. चुप रहे. हाँ, मैंने भी सेम पूछा. कॉन्सिक्वेंस, सिस तो बहुत हो गए ना, बहुत सारे हो गए. कॉन्सिक्वेंस, मुसीबत. नहीं नहीं, रिया नहीं. नेक्स्ट, रिजल्ट. See, either we use the word result or an outcome, but the only times we use the word consequence is to denote something which is an resulting factor which is not desirable. Be aware with the consequences. नुकसान तेरा होगा, प्रॉब्लम तेरा हो. नॉर्मल अच्छा भी रिजल्ट होता है ना. पढ़ाई नहीं करेगा तो यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. ये नहीं करोगे, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. इंश्योरेंस नहीं लिया, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. बरोबर है ना. यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्या करता है मालूम है? अब मैं तुमको एक सिंपल चीज बताता हूं. यू हैव टू आंसर मी लॉजिकली. नॉर्मली जब अपन फायर इंश्योरेंस लेते हैं तो वो कौन से टाइप के लॉस को कवर करता है? वाह यार, फायर इंश्योरेंस, फायर, वाह. कौन से टाइप के लॉस को, मतलब जो भी टेंजेबल लॉस है उसको कवर करता है ना. बेंच जल गया, प्रॉपर्टी जल गया, गुड्स जल गए. बरोबर है. पर तुमको पता है कि कभी ऐसा होता है कि because of a loss due to fire you also have some intangible loss. आग उससे नहीं लगती ना. आग कैन, मतलब फायर कैन नॉट डैमेज योर इंटेंजिबल फैक्टर्स, बट फायर से तुमको इंटेंजिबल लॉस तो हो सकता है. कैसे, मैं समझाता हूं. सपोजेटली आई हैड बीन गिवन एन ऑर्डर बाय हर टू डिलीवर सम गुड्स. बरोबर है. मैंने गुड्स बनाया, बना के आई सेंड इट वाया एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. बरोबर है. एंड जस्ट बिफोर इट वॉज अबाउट टू रीच योर प्लेस इट गॉट डैमेज ड्यू टू फायर. अब मैं जब जाके क्लेम करूंगा तो कंपनी मेरे को क्या करेगा? किसका नुकसान भर के देगा? गुड्स का. चलो गुड्स मैं नया बना भी लूंगा एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द ऑर्डर, पर वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेम ट्रांसपोर्ट वांसपोर्ट करना पड़ेगा. उसका नुकसान कौन देगा? सी, जो भी कोटेशन मैंने इसको दिया रहेगा दैट वुड इंक्लूड वन टाइम का कैरेज. नाउ अगेन आई विल हैव टू मैन्युफैक्चर द गुड्स. जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी लगता है, प्लस वो भी एक इंटेंजिबल कॉस्ट ही है, प्लस जो मैं ट्रांसपोर्टेशन यूज करूंगा इसको पहुंचाने के लिए गुड्स, उसमें भी तो ये आ जाएगा. हाँ या ना? यस और नो? तो विल इट नॉट इंक्लूड दैट? समझा? तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी है ना, अपना जो इनटेंजेबल लॉस होता है कॉज ऑफ फायर उसको भी कवर करके देता. ऊपर वाली किसी भी पॉलिसी ने तुमको तुम्हारे इनटेंजेबल लॉसेस को कवर नहीं किया था. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट एवरीवन? ऐसा कोई भी जिसको नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी. इज देयर एनीवन हु कुड अंडरस्टैंड दिस? सबको समझा? पक्का? इट्स ओनली द पॉलिसी विच विल डू दैट. बरोबर है. नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर लीकेज. Ever heard about sprinklers? हाँ, एग्जैक्टली. अब तुमको पता है एक फंडा, एक सीन है कि नए नए बिल्डिंग्स होती है, नए नए कंस्ट्रक्शन जब होते हैं, ऑफिसेज या हॉस्पिटल्स या थिएटर्स या मॉल्स या हाउसिंग या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, सब जगह पे स्प्रिंकलर्स लगाना इज मैंडेटरी. पता है कि नहीं पता? जिसने भी नया नया घर लिया, तूने घर लिया ना, किस में लिया है? ओबेरॉय में, राइट? तेरे घर के अंदर ही 4 जगह पे स्प्रिंकलर्स रहेगा, तेरे कॉरिडोर में रहेगा. अच्छा, तुमको नहीं पता रहेगा, बताता हूँ. बिल्डिंग में घर के अंदर स्प्रिंकलर्स नहीं लगे कि फायर हुआ तो डगाला लगली.
नहीं है, नहीं मालूम है भाई, वो गरीबों का रेन डांस है। अभी तो ऐसा है ना, हर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर इफ इट इज अ 500 स्क्वायर फीट से कम वाला, तो हर घर में 2 स्प्रिंकलर होगा, 500 के ऊपर होगा तो 3 होगा। तेरा घर कितना बड़ा है? 3 BHK, 4 स्प्रिंकलर्स या 3 स्प्रिंकलर्स रहेंगे, हर एक बेडरूम में और एक हॉल में रहेगा। खुद का ही घर है ना बे। और इसमें भी है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, जब बिल्डर तो बना के देता है, फिर उन लोग क्या करते हैं मालूम, उसको छुपा देते हैं, गंदा दिखता है। यस, 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 राइट। अगर तुमने गलती से उसको ब्लॉक कर दिया ना, डाल दिया उसको क्या फॉल सीलिंग में, इसमें तुम्हारे पे सबसे बड़ा फाइन लगेगा। इट्स नॉट अलाउड। उसका नॉब भी तुमको टाइम एंड टाइम साफ करना है। देखो तुम यूज नहीं करते हो ना, तो उसमें कचरा जम जाता है, तो वाटर में नॉट स्पिल आउट ऑफ इट, तो तुमको स्टूल लेके लिटरली उसको साफ करना पड़ता है। तुम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो, टेस्ट करोगे तो घर पूरा खराब होगा। टेस्ट कब होगा? जब घर में आग लगेगी। तो अगर टेस्ट करना है तो लगा लो। मम्मी यार थोड़ा काम करते हैं, एक होमवर्क मिला है, लेट अस टेस्ट आवर स्प्रिंकलर्स, बरोबर। बट अगर गलती से ब्लॉक किया ना, बैंड है, बहुत बड़ी फाइन है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मॉल्स, मॉल्स में तो तुम देखोगे ना, हर टाइम तुमको दिखेगा ऊपर ना, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ऐसा ऐसा सर्कुलर रहेगा, और वो भाई चालू हो जाए डगाला लगली, रेन डांस, ठीक है। सो स्प्रिंकलर्स कब बल में 2 कंडीशन में चलते हैं। एक होता है, एक होता है सेंसर, हीट एंड स्मोक नहीं, सेंसर बेस्ड होता है, और एक होता है मैनुअल। बेटर कौन सा होता है मालूम है? मैनुअल। क्योंकि सेंसर है भाई, कुछ भी सेंस कर लेगा, नॉनसेंस, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, सेंस भी 2 टाइप का होता है इसका, एक स्मोक वाला होता है और एक मोशन वाला होता है। हाँ, एक स्मोक वाला होता है, हीट वाला, जो होटल्स में होता है, और एक मोशन वाला होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, किधर होटल बीटल में इधर उधर ऐसा गलती से कुछ हो गया, स्मोक वीक हो गया, ये तो भाई जज्बाती टिंग 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 चालू करके चालू कर देगा। किसी ने ऐसा देखा है होते हुए? तो तू क्यों कर रहा था स्मोक घर पे? अच्छा, मैंने हैदराबाद में था, ठीक है। लिसन लिसन लिसन। सो कजिन सब लोग है ना, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, रिलैक्स, ठीक है। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, एंड सबसे वर्स्ट फॉर्म क्या होता है मालूम है, जब तुम कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग? बाजू वाला क्या मंगा रहा है वो देखना, बहुत बुरा लगता है यार। भाई बाजू में 2 चीजें, जाने दो, एक चीज खाने की डिश ज्यादा ही अच्छी लगती है कि नहीं? अब हमारा खाना हो गया था, वी वर डन एंड विच वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स था, इधर तक खाना हो गया था। अब इंसान को सौंफ भी देता ना फुकट वाला, मैं नहीं खाना था, डन टिल हियर। अभी उसी टाइम पे बस हमारा बिलिंग हो रहा था, एंड उसी टाइम पे ना एक कॉर्पोरेट लंच होता है मालूम है, जहाँ पे ऑफिस वाले आते हैं 10 12 15 लोग, तो ऐसा एक कॉर्पोरेट लंच चालू था, 3 4 टेबल वाला। और हम लोग का नजर जा ही रहा था, बिकॉज एक तो इतने सारे लोग अलग अलग डिश मंगा रहे थे, और एक तो एक फ्रेग्रेंस, और दूसरा उनका आवाज, तो 3 चीज वॉज अट्रैक्टिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग अस टुवर्ड्स देयर टेबल। अपना तो हो गया था, तो हम लोग 5 कजिन्स थे, ठीक है। तो मैं एंड मेरी कजिन, हम लोग दोनों नीचे, वी स्टार्टेड टू जस्ट वॉक, डोर खोल के नीचे उतरने लगे। मेरा बड़ा भाई बोला कि मैं बिल वगैरह पे करके आता हूँ, और एक और कजिन गया पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए, ठीक है। द मोमेंट वी वर अबाउट टू जस्ट नो ओपन द डोर, तो अचानक से एक स्मेल आया। किसका था मालूम है? वही टेबल पे ना किसी ने 4 सिजलिंग ब्राउनी मंगाया रहेगा, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। भाई कुछ भी हो जाए, सिजलिंग ब्राउनी का जो फ्रेग्रेंस है ना, माँ कसम, भाई मुर्दे को जगा दे। मैं तो ट्राई करने वाला, कोई मुर्दा रहेगा साथ में सिजलिंग ब्राउनी देगा, जल जाएगा, आई मीन जल जाग जाएगा, है कि नहीं? ओ भाई तभी था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं बोला छोड़, जान दे।
एंड उन लोग क्या, वो रेस्टोरेंट का एक्चुअली स्पेशलिटी था, ठीक है, कि वो सिजलिंग ब्राउनीज और ये सब बहुत अच्छे से। तो आया और उसने ना, बस मैंने ऐसे पीछे घूमा तो इट वाज ही वाज जस्ट अबाउट टू पुट दैट चॉकलेट सॉस ओवर दैट, ये वो तो धुआं था होता है। बोला छोड़ भाई, नहीं देखने का, इधर तक अपन फुल है, कल आएंगे। और मैं नीचे उतर गया। नाउ भाई भी उतरा, दूसरी एक कजिन थी वो भी भाई के साथ उतरी, एंड द अदर कजिन वाज गोइंग टू गेट द कार। वो हम लोग रुके, मैं उतर गए, वी क्रॉस द रोड, एंड उसको बोला था कि यू टर्न लेके तू सामने आ जाना, तो वी वर वेटिंग। अचानक से ना उधर टंग 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 घंटी विंटी बजना चालू हो गया, एंड इन फ्यू सेकेंड्स ना सब लोग भागने लगे बाहर। और अपन मुंबई वाले, ठीक है, जो लोग जेसीबी की खुदाई भी देखते हैं टाइम पास के लिए, तो ये तो रुकना ही नहीं है भाई, मैं तो क्या हो गया, पब्लिक भाग रहा है। एंड अच्छा, दैट रेस्टोरेंट ऑल्सो हैड, जो स्टे वाला रहता है ना, मतलब तुम रुक सकते हो, लॉज नहीं था, प्रॉपर प्रॉपर होटल था, ठीक है, बोर्डिंग वाला। तो भाई वो लोग भी भाग के बाहर आने लगे, फॉरेनर्स, एंड बड़ा होटल है, इट वाज अ 5 स्टोरी होटल, ठीक है। भाई कोई रोब में भाग रहा है, कोई बिना टी शर्ट के भाग रहा है, सब भाग ही रहे। एंड भाई ट्रैफिक भी जमा हो गया। एंड इन 5-7 मिनट्स जो नॉर्मल 2 4 पुलिस वाले रहेंगे जिनको समझा रहेगा, उन लोग भी आ गए, उन लोग हटाने लगे, जाओ जाओ ये वो। और हम लोग को तो रुकना था, क्यों, बिकॉज भाई आ रहा था, लेकिन ट्रैफिक हो गया। तो अपन देखे क्या, भाई अभी बुरा लग रहा था भाई, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड जब तक भाई आए हम लोग रुके, ये वो शांत हो गया, मतलब किधर कुछ ऐसा डर लगा नहीं। एंड इन लाइक थोड़े टाइम में ना पानी बाहर आने लगा रे, तो ले ले, नहीं बाद में जा, थैंक यू, ठीक है। पानी आने लग गया बाहर। 10:45 का है ना, मेरे को पता है, उसको नहीं पता है, ठीक है, लेक्चर 10:45 तक का है, ठीक है, हाँ, 10:45 तक का है, मेरे को पता है, थैंक यू वेरी मच, ओके, रिलैक्स। मतलब स्प्रिंकलर स्टार्ट हो गए, फिर हम लोग निकल गए, ठीक है, देर वॉज नो वरी, तो अपन निकल गए। एंड बाय द इवनिंग ना, चलो जाने दो, अपन भूल भी गए, जाने दो। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया कि वन ऑफ द आइकॉनिक रेस्टोरेंट में ऐसा ऐसा हुआ। लोगों ने किस चीज का कंप्लेंट किया मालूम है, उसमें कंप्लेंट्स आए, लोगों की घड़ी चोरी हो गई, लोगों का वॉलेट चोरी हो गया। मतलब ऐसे में भी तुम लोग रहे हो कितने नीच है होटल वाले, क्योंकि बाकी लोग तो भाग गए होटल में से, जो लोग वहां पे स्टे करते रहेंगे, तो जो अंदर के लोग थे या दूसरे कोई लोग रहेंगे, ये सब चोरी वोरी करके बाहर आ गए। उसमें एक बंदे का लिखा था, उसका कोई तो रोलेक्स का घड़ी था, वो चोरी हो गया था, ठीक है। ही उसका था एक वॉच वर्थ 4.5 लाख रुपीज वॉज स्टोलन, किसी का वॉलेट, ये सब। चलो जाने दो। ऑल इन ऑल क्या हुआ मालूम है, ऑल इन ऑल ये डिसाइड डिस्कस हुआ एंड डिसाइड हुआ कि बॉस यहाँ पे जो ये अलार्म बजा, स्प्रिंकलर स्टार्ट हो गया, पानी स्टार्ट हो गया, बॉस ड्यू टू एन फॉल्टी सिस्टम। पॉइंट क्या था, इट वॉज ड्यू टू एन फॉल्टी सिस्टम। मेरे मन में तो क्या है मालूम है, वो सिजलिंग भावनी से ही हुआ रहेगा, मेरे को मिला नहीं, किसी को नहीं मिला, खत्म, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, हाँ नजर लगे ना, लगने दे, ठीक है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये था कि इट वॉज ड्यू टू एन फॉल्टी सिस्टम। अब बहुत सारे लोग हैं ना ये वाला पॉलिसी लेते हैं, कौन सा, स्प्रिंकलर लीकेज। अगर गलती से समझो तुमने किधर अपना माल रखा है, गोडाउन्स में या तुम्हारे वेयर हाउसेस में, एंड कॉज ऑफ अ फॉल्टी सिस्टम, अगर स्प्रिंकलर तुम्हारा जज्बाती होकर स्टार्ट हो जाता है, एंड इफ इट इज डैमेजिंग, सी जेन्युइनली अगर तुम्हारा स्प्रिंकलर स्टार्ट होता है मतलब किधर फायर है, तो यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। बट अगर किधर फॉल्टी सिस्टम से, फॉल्टी सेंसर्स से अगर वो स्टार्ट हो जाता है, एंड अगर तुम्हारा माल वगैरह उससे डैमेज हो जाता है, तो उससे बचने के लिए लोग स्प्रिंकलर लीकेज लेते हैं। बट 2 कंडीशंस में तुमको स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी नहीं मिलेगा, किधर आजू बाजू में ब्लास्ट हुआ है। होता है ना, कितनी बार तुम सुनते हो यार, ये भिवंडी एरिया में किधर एक बड़े फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, उसके बाजू में कोई रहेगा और उसमें अगर स्प्रिंकलर जज्बाती होकर स्टार्ट हो जाता है तो तुमको नहीं मिलेगा। या फिर किधर क्या बोलते हैं, ये अगेन वॉर वॉर हो गया, किधर किसी ने कुछ मिसाइल विसाइल फेंका और उसमें अगर कुछ डैमेज हुआ, एंड उसके हिसाब से अगर वो स्प्रिंकलर स्टार्ट हो जाता है सेंसर पकड़ के, तभी तुमको नहीं मिलेगा। द पॉलिसी विल ओनली कवर फॉर द डैमेजेस कॉज्ड बाय अ फॉल्टी सिस्टम, ओके, और कॉज्ड बाय अ फॉल्टी सेंसर सिस्टम। समझा? ऑल ऑफ यू, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? पक्का? आधा मिनट देता हूं, दोनों पॉइंट पढ़ लो फास्ट एंड वी आर डन विद द टाइप्स। क्विक। फास्ट। गर्ल्स रिलैक्स।
आ जा ना अपनी, दोबारा आ जा फिर। कौन सा अभी वाला है? कल, हाँ दिन बाद ले। डन एवरीवन, नाउ लिसन टू मी। 4 दिन का छुट्टी है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी एक काम दिया है तुमको, कौन सा? टाइप्स, प्रिंसिपल्स, ओके? उसके साथ अगर तुम चैप्टर के एंड में देखोगे ना, देयर इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, दिख रहा है? बरोबर है? हाँ या ना? ये एक डिस्टिंग्विश भी साथ में लिख लेना, तीनों का साथ में, मतलब 2 बार प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस और ये एक डिस्टिंग्विश। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस मच फॉर मंडे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। एंड लिसन टू मी नाउ, आई डोंट नो इफ एनीवन इज गोना टेल यू दिस और नॉट, बट मैं पहले से तुमको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। मंडे से तुम्हारे लेक्चर का टाइम 7 बजे हो जाएगा, ठीक है? एंड लेट मत करना। क्यों? मतलब 7 बजे ही होता है। तुम लोग का तो फिर भी चेंज हो जाएगा वंस योर कॉलेज स्टार्ट, तब तुम्हारा बैच अलग हो जाएगा, तो डजंट मैटर टू यू गाइस, ठीक है? सॉरी, आई अंडरस्टैंड, बट अभी, हाँ आई अंडरस्टैंड, वो होने वाला है, बट ऑन सच ओकेशंस ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गिव यू एन एक्सक्यूज, बस डू ट्राई कि ऑन अदर टाइम्स एंड अदर डेज। एंड अभी छुट्टी मत मारना रिया, बहुत छुट्टी हो गया तेरा, बिकॉज ऑफ योर एनी अदर कमिटमेंट्स, छुट्टी मत मारना। एम आई क्लियर? बट अभी लेक्चर 10:30 तक ही होगा, सो दैट इज ओके। एक ही बार बचा, एक ही बार, क्लियर एवरीवन? हाँ, अगर उसके ऊपर कोई फर्दर चेंजेस है तो दे विल इन्फॉर्म यू। बाकी जितना जितना मेरे को मालूम है कि फ्रॉम मंडे नेक्स्ट यू हैव योर लेक्चर्स फ्रॉम 7 o'clock। प्लीज लेट नहीं करना, मैं आने नहीं दूंगा जिस दिन मेरा लेक्चर रहेगा, बाकी पता नहीं। क्लियर? चलो गाइज, एंजॉय योर वेकेशंस, बाय बाय।